कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर एंड पेशेंट सेफ्टी अप्लाइड साइंसेज 2 की हम एक नई बुक के साथ हाजिर हैं। इस बुक को हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में फुली आपको समझा दें, और ये बुक इतना इजी है कि आप लोग बहुत आराम से इसे समझ भी जाएंगे जब आप इस बुक को देखेंगे। और एक दफ़ा आप लोगों ने सिर्फ ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, आपको ये बुक दोबारा रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आएगी। तो चलें फिर चलते हैं हम इस बुक की जानिब, और आज का लेक्चर कोशिश करेंगे कि हम 1 ही घंटे में पूरी बुक को ख़त्म कर दें। अगर आप इसका 1 बाय 1 बहुत डिटेल लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उस तरह से भी ले सकते हैं। आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलें फिर चलते हैं हम सबसे पहले इसी टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है एन ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू देखिए, आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ के ब्रेन को, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू। जैसे जो भी है कैलकुलेशन करनी है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। जितने भी काम है वो सारे जितने भी फास्टली होंगे वो सारे सीपीयू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैम। रैम होता है जिसमें हम लोग मेमोरी जो होती है, ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि इसमें टेम्परेरी यानी कि आरसी तौर पे मेमोरी सेव होती है। यानी कि आप लोग किसी डेस्क पे टेबल रखेंगे, डेस्क पे आप लोग पेपर रखेंगे, ये काम मैंने सबसे पहले करना है, ठीक है, और वो आप लोग सबसे पहले काम कर लें। यानी कि आपने जो सबसे पहले करना है तो वो वाले काम बस, और वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाए। ये होता है हमारे पास रैम का काम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्ड ड्राइव और एसएसडी। एसएसडी आप लोगों को पता है, सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि आप लोग इसे बहुत एक बड़ा सा कैबिनेट किया जा सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा फाइल्स को हम लोग स्टोर किए जाते हैं। इवन कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, लेकिन रैम में ये डिफरेंस है कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उसकी सारी मेमोरी उड़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को पता है कोई भी ऐसी डिवाइसेस जिससे हम लोग डाटा कंप्यूटर को देंगे। जैसे आप लोग कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे, देखें आप उसे बता रहे हैं कि ये लिखें, ठीक है, माउस से आप उसे क्लिक करके बता रहे हैं ये फंक्शन खोले। तो ये हमारी कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये सारी आप लोगों ने एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखनी है, और इनमें से ऑलमोस्ट 4-5 आप लोगों ने लास्ट में याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस देखें, आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ये कहाँ पे आपको नजर आएगा, एज इट इज है मॉनिटर पे नजर आएगा, जो स्क्रीन है आपके सामने उस पर नजर आएगा। तो ये हमारी कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है। जैसे कि प्रिंटर है, जिसे आप सॉफ्ट फॉर्म में देंगे कंप्यूटर को एक पेपर, तो प्रिंटर आपको क्या हार्ड फॉर्म में दे देगा, हार्ड फॉर्म यानी पेपर वाली फॉर्म में दे देगा। नेक्स्ट स्पीकर भी आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्टर, सारे कौन से हमारे पास आउटपुट है। अब मदरबोर्ड आ जाता है। मदरबोर्ड आप लोग कह लिए कि जो हर काम को करेगा और सारे कंप्यूटर के पेयर्स को आपस में जोड़ के रखेगा। जैसे कि एक माँ का काम होता है, बिल्कुल उसी तरह से मदरबोर्ड का भी क्या काम होता है कि सारा सिस्टम इकट्ठे मिलकर काम करते रहें और ये सिस्टम चलता रहे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहता है, आप लोग इसे समझ लें, ऐसी हदायत जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि वो एक काम परफॉर्म कर सके। किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर जो होते हैं आप लोगों को पता है कि आगे हम लोग इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप लोग कंप्यूटर को बताए कि उसने क्या काम करना है, जैसे उसने लिखना है, उसने खेलना है, उसने क्या करना है, ये सारे काम हमारे पास कहाँ पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर की टाइप्स। जब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा स्पीडी होते हैं। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज़ आप लोग इन्हें समझ लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क भी ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड। जो आप लोगों के पास कंप्यूटर है या जो मेरे पास है उससे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में तो जो कंप्यूटर होते हैं उनसे तो स्पेशली बहुत तेज़ होते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग इसकी स्पीड। जब आप लोगों को पता है कि सुपर हीरोज़ हैं तो सुपर हीरोज़ की स्पीड भी सुपर हीरो ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास टास्क आ जाता है। टास्क ये कि ये क्या क्या काम कर लेते हैं। ये जितने भी काम है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च करनी है, ठीक है, वेदर की जो हम लोगों को मौसम की अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है, फिर इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, इसके अलावा दूसरे जो न्यूक्लियर रिएक्शन के काम होते हैं वो सारे इसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा काम है, आपने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और देन आप लोगों ने उसे सारों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उन्हें सॉल्व किया और देन सबको कंबाइन करके एक बड़ा सा सोल्यूशन बना लिया। ये काम होता है दरअसल जो है सुपर कंप्यूटर्स में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशलाइज आर्किटेक्चर, यानी कि इसको जो बना हुआ है इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है। इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है ताकि ये कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कर सके। ये ना हो कि हमें कोई गलत आंसर दे रहा हो या फिर हमारे पास गलत कैलकुलेशन कर रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर ये इतना ही अच्छा है, साइज़ और इसकी कूलिंग की बात है, जब इतना अच्छा तो हीटअप तो होना इसका बनता है ना। लेकिन नहीं भैया, पाकिस्तान के कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तकरीबन इतने बड़े होते हैं कि एक कमरे की स्पेस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट भी पैदा करते हैं। लेकिन इनमें स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इन्हें हीट से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो होता है थोड़ा सा जो होता है आप लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इस लाइक द वाइस एल्डर ऑफ द कंप्यूटर फैमिली। कंप्यूटर फैमिली में सबसे अक्लमंद चले आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिलायबल होता है, ठीक है।
और ये ज़्यादातर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टास्क करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन चलानी है, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाहिए होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले इसकी फीचर आ जाते हैं कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। अगर हम इसकी खसूसियत देखते चलें तो सबसे पहले आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा काम भी कर सकता है। जब इतना बड़ा है तो बेशक काम तो ये करेगा। ये स्टेबल और रिलायबल, अब ये देखिए इतना बड़ा है तो ये क्या ख़राब नहीं हो सकता है, नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये कर सकते हैं और विदाउट क्रैशिंग। ये नहीं होगा कि हमारी एसटीआई की जॉब्स की तरह हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, नहीं भाई, ये बिल्कुल अच्छे से चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट देखें किस चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों ने जो डाटा ऑर्गेनाइज करके रखना है। अब ऐसे तो नहीं ना हम बिखेर के रख सकते, कंप्यूटर में हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक वेल फॉर्म में होती है, ठीक है, एक अच्छे तरीके से उसे रखा जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर भी किया जाता है। ये बिल्कुल उस तरह से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरियन है, ठीक है, सुपर लाइब्रेरियन है जो सारा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रखती है, कौन सी बुक कहाँ पे और क्या क्या कौन सी लेके गया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योर सेफ, और ये सिक्योर सेफ होगा या नहीं होगा भाई, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ये बैंकिंग और गवर्नमेंट ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर की जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है, ये आप लोग मिडिल सिबलिंग कह सकते हैं, यानी कि आप लोगों के जो दरमियानी वाले जो बहन भाई होते हैं ना, उन्हें आप कह लें। ये ना तो इतने बड़े होते हैं कि मेन फ्रेम हो, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी कर लेते हैं। साइज़ और पावर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, मेन फ्रेम से तो थोड़ा छोटा होता है लेकिन पावर में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जो रेगुलर कंप्यूटर आप लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्सटैलिटी आ जाता है। वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि ये कितने के काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बहुत रेंज के काम परफॉर्म कर सकता है, बिजनेस में कर सकता है, रिसर्च में कर सकता है, जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी ये वहाँ पर जाके ये काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग आ जाता है। डाटा प्रोसेसिंग वही है कि ये क्या है कि ये कौन कौन से काम कर सकता है, डाटा पे कौन कौन से काम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी कर सकता है, डाटा को मैनेज कर सकता है और बहुत से कामों के लिए भी इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी है, यानी कि किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाता है, जो भी आप लोगों के पास वाईफाई वो जो भी आप लोगों के पास एक दूसरे के साथ वाईफाई के कंप्यूटर या फिर ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं तो ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव में आप लोगों के पास आ जाता है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ठीक है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता कि हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन आप लोग देख के ही आप लोगों को आइडिया होगा कि वही है जो आप लोगों की जो है पीसी होता है, जो आप लोगों ने एक बड़ा सा कंप्यूटर और जिसके साथ एक सीपीयू साथ अटैच हो, ठीक है, इसे वर्क स्टेशन कहते हैं, जो होता है एक स्पेशलिस्ट काम के लिए एक प्रोफेशनल ऑफिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनल वर्क स्पेस, यानी कि इसकी सबसे पहला फीचर क्या है कि इसकी जो है वर्क स्टेशन की एक अपनी ही स्पेस होती है और एक क्या आता है कि और इसके अपने ही टूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये फिर डिज़ाइनिंग के लिए होगा, इंजीनियरिंग के लिए होगा, फिर साइंटिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है ये, ठीक है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में यानी कि बहुत से स्पेशलाइज जैसे कि 3D मॉडलिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन या फिर ग्राफिक डिज़ाइन का आप काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांस हार्डवेयर आ जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, पावरफुल प्रोसेसर होता है, मेमोरी रैम होता है, ठीक है, रोम होता है, ग्राफिक कार्ड होते हैं ताकि सारे काम परफॉर्म कर सकें। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आ जाता है। एक्यूरेसी आ जाता है कि कितना अच्छा ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते चलें तो ये जो है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी टास्क इस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वर्क स्टेशन जो होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लें कि एक जो है एक जो माहिर आदमी है वो अपना काम जितने अच्छे तरीके से करना जानता है उतने ही अच्छे तरीके से ये भी अपना काम करना जानता है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी आ जाता है। कनेक्टिविटी बिल्कुल वही है, वर्क स्टेशन भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे ऑफर लिंक टू सर्वर, अगर आपके पास कोई सर्वर है तो ये उसके थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन यानी कि अगर आप इसे किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ भी कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो ये बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास पीसी आ जाता है। पीसी जो हो जाता है एक पर्सनल कंप्यूटर, आप लोग इसे बिल्कुल अपना जो पर्सनल वाला कंप्यूटर होता है उसे कह सकते हैं। इसकी अपनी ही स्पेस होती है, जो भी आपके दिन के छोटे मोटे काम होते हैं ये आराम से कर देते हैं। यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि आप लोगों के सामने एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और बड़े आराम से आप इसके साथ बैठ के जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली है यानी इसे चलाना आसान है, इसे देखना आसान है, इसे हर काम इस पर देना इसे आसान है। अफोर्डेबल है, ठीक है, यानी कि इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होता है, बहुत आराम से ही आप लोगों को और आ जाता है और बहुत आराम से ही आप लोगों के डेस्क के ऊपर फिट भी हो जाता है। वर्सेटैलिटी फिर से आ जाता है
कि कितने की काम कर सकता है, ठीक है। ये यानी कि क्या सिर्फ ये एक ही काम करेगा, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकता? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट काम कर सकता है, ठीक है। कि प्रोडक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का या फिर इंटरटेनमेंट का जो भी काम हो वो सारे कर सकता है। ये आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। इंटरटेनमेंट हब आ जाता है कि इट्स नॉट ऑल फॉर वर्क। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क के लिए। ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल है जानते हैं कि हम लोग इस पर गेम्स भी प्ले कर लेते हैं, वॉचिंग मूवीज़ भी कर लेते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड अ लॉट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हमारा प्रिंटर एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू देयर टाइप्स। प्रिंटर और प्रिंटर की टाइप्स। अब प्रिंटर आप लोगों को पता है कोई भी ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो आप लोगों को फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करेगा। फिजिकल क्या है? जो जिस्मानी आप लोगों को एक चीज़ दिखाएगा, आप लोग हाथ में पकड़ेंगे आपको फील होगा। तो प्रिंटर एक ऐसी फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले आ जाता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टाइनी एंड छोटे से ड्रॉपलेट ये इंक के स्प्रे ऑन टू द पेपर के ऊपर क्या किया जाता है, छोटे छोटे से थोड़े से जो है स्प्रे किए जाते हैं। देन क्या किया जाता है कि इनमें डिफरेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर इंक क्रिएट अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स के, अगर आप जैसे कलर कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, जब स्प्रे की जाती है तो उसमें डिफरेंट कलर की स्प्रे होती है। देन जो है ये हाई क्वालिटी फोटो और ये इस तरह की डॉक्यूमेंट वगैरह जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेज़र। लेज़र वाला आप लोगों को पता है कि क्या करता है, तो आप लोग इसे कोई पेपर देते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी वगैरह में होता है कि अब ये सिर्फ क्या करेगा, उसे स्कैन करेगा, ठीक है। इसमें भी टोनर यानी कि पाउडर इंक इस्तेमाल होती है। इसमें दूसरी स्प्रे वाली नहीं होती बल्कि पाउडर सी इंक होती है जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और फिर इसे क्या किया जाता है, वो पेपर के ऊपर डाली जाती है और देन ये बहुत आराम से आप लोगों के काम सारे कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि इसमें छोटी छोटी सी पिन्स होती हैं जो क्या करते हैं कि सटवाई करनी बचती हैं एक इंक रिबन के साथ, जिससे छोटे छोटे से डॉट्स बनते हैं और जो मिलके क्या बनाते हैं, कैरेक्टर्स और साथ इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। ये हम रूटीन में देर ऑफन यूज़ फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनवॉइसेस के लिए और रिसिप्ट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बिल वगैरह के इनवॉइसेस होती है, रिसिप्ट वगैरह होती हैं, ये उनके लिए हम रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वैसे ये नहीं है कि बिल्कुल आप लोग समझ लें कि किसी भी कॉमन चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि ये जो आप लोग समझ लें कि जो बिलिंग वगैरह के लिए तो है, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर अब कौन से वाले होते हैं कि अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं बाय लेयर बाय यूजिंग द मटेरियल। देखें इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक, मेटल और रेजिन को इस्तेमाल करते हुए फिजिकल लेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं किन के लिए, प्रोटोटाइप अगर आप बनाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का सिमिलर बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग को एक अपनी खास किस्म की प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। देन आ जाता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। अब मल्टी फंक्शन से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा मल्टी फंक्शन को किसे बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये क्या होता है कि दीज आर वर्सेटाइल मशीन, ये वर्सेटाइल मशीन होती है, ठीक है, जो क्या करती है डायरेक्ट कंबाइंड प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग को दूसरे फंक्शंस के साथ भी जो अटैच कर देते हैं, जैसे कि स्कैनिंग, कॉपी और साथ ही समटाइम फैक्सिंग, और इवन कि इसमें फैक्सिंग का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोटो प्रिंटर। ये किस लिए होता है कि हाई क्वालिटी का अगर आप फोटो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फोटो प्रिंटर उसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें इंक जेट टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि इंक के ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप लोग कलर फोटो कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो उसमें कलरफुल ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फ़ोटोज़ वगैरह बनवाने के लिए वाइब्रेंट कलर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। आप लोग आगे प्रिंटर्स की टाइप देख सकते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में देखें आगे दो तरह के आ रहे हैं और नॉन इम्पैक्ट में भी दो तरह के आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्हें ध्यान से देख लेना है, ठीक है। या ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट ये सारे वही हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 4 है ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग एंड स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले देखें डाटा और इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डिफरेंस आ गया। डाटा आप लोग किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ऊपर जो स्टेटमेंट दी जाती है उसमें आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कहते हैं डाटा होता है। जब आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। डाटा कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम इस पे कोई काम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। और डाटा जो देखें अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ नंबर्स हैं, अब आपने उस पर जब तक कोई प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस पर आप लोगों ने एक प्रॉपर प्रोसेस कर लिया है। अब डाटा जो होता है वो आम रूटीन में किस पे होता है, रिकॉर्ड की बेस पे होता है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे होता है, ठीक है। आप लोगों को बस देखते हुए कि आप लोगों ने कुछ डाटा इकट्ठा किया। अब मेनली तो होता है कि आप लोगों ने उस पर जब प्रोसेस करेंगे तो ही वो कोई इन्फॉर्मेशन एक अच्छी चीज़ बन सकेगी। डाटा और अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जबकि ऑलवेज ऑर्गेनाइज होती है, और ठीक है ये कभी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि ये जो होता है डाटा इन्फॉर्मेशन जो होती है हमेशा डाटा पे डिपेंड करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डाटा पे डिपेंड करती है, लेकिन डाटा जो है वो कभी भी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है।
अब आगे देख सकते हैं आप लोग, इसकी सिंप्लीफाइड एक एक्सप्लेनेशन दी है, कलेक्टिंग डाटा। अब आप लोग समझ लें, इमेजिन डाटा एज पजल पीसेस। आप लोग डाटा को समझ सकते हैं कि पजल के छोटे छोटे पीस हैं आप लोगों के पास, ठीक है। पजल में देखिए आप लोगों ने डिफरेंट पीसेस होते हैं, लेकिन आप लोग जब तक उन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे तो वो अब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हैं कि उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से उन्हें आप लोगों ने इकट्ठा किया, सर्वे कहीं से किया, कहीं से सेंसर, ऑनलाइन फॉर्म, कुछ भी करके आप लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन हर एक शख्स की इकट्ठी की। अब ऑर्गेनाइज किया इन सारे पजल पीसेस को, ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया, जैसे कि आप लोगों ने कलर से, शेप से। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इस पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग एक किसी भी चीज़ पे सर्वे करें, ठीक है। सर्वे में सबसे पहले आपने लोगों को सर्वे दिया यार इसे सॉल्व कर दो, नेक्स्ट आप लोगों के पास सबके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब आप लोगों ने उसे अरेंज किया, किस तरह से आप लोगों ने कलर, शेप या जो भी आपके क्वेश्चन थे उस लिहाज से आप लोगों ने उन्हें अरेंज किया, ठीक है। आप लोगों ने कैटेगरीज में रखते हुए कि ये इतने एज वालों ने सॉल्व किया था, ये इतने एज वालों ने, और ये इतने एज वालों ने। नेक्स्ट मेरे पास प्रोसेसिंग आ गया। अब आप लोगों के पास जब आ गया तो देन आप लोगों ने क्या किया, थिंक ऑफ दिस एज सॉल्विंग अ पजल। आप लोगों ने बिल्कुल उसे, जैसे हम पजल को सॉल्व करते हैं उस तरह से आप लोगों ने जिस काम के लिए वो सारा सर्वे किया था उसके लिए आप लोगों ने ये सारा एनालाइज उसको किया, ठीक है। आप लोगों ने उसका डाटा निकाला, जो आप लोगों को करना था वो आप लोगों ने किया, और इससे आप लोगों का एक बड़ी सी जो थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ गई। अब रिप्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेशन तो चले आप लोगों के पास इकट्ठी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट। अब इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। एक दफ़ा कहते हैं जब आप लोग पैटर्न को अंडरस्टैंड करके तो फिर आप लोग इन्फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करना जान जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि आप लोगों ने अब जब पजल को सॉल्व कर लिया तो आप लोगों के पास एक इमेज बन के आ चुकी है, किसी भी चार्ट, ग्राफ, टेबल, कोई भी विजुअलाइजेशन जो आप लोगों को मैसेज कन्वे करने में मदद करे। इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आप समझ लें कि कह रहे हैं नाउ यू स्टेप बैक। आप लोग क्या करते हैं कि स्टेप बैक करते हैं, ठीक है, और पिक्चर की तरफ देखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा कि आप लोग किसी भी डाटा की स्टोरी जो है वो उसे बता रहे हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अपने लिहाज से इंटरप्रेट करना है। और इंटरप्रिटेशन क्या करता है, टर्न कर देता है रॉ डाटा, ठीक है। एक जो आप लोगों के पास खाली डाटा था ना, कुछ लोगों की एज थी, कुछ का कलर था, कुछ का साइज था, कुछ भी था आप लोगों के पास, उसे किसी भी खास इन्फॉर्मेशन में, किसी भी एक खास डिसीजन लेने के लिए इंटरप्रेट करके हम लोग डाटा को उसे इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनका है, इमेजिन कलेक्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आप लोग डिफरेंट प्लेसेस से टेम्परेचर आप लोगों ने पूछा कि वहाँ पे कितना है, वहाँ पे कितना है, सबका आपने इकट्ठा किया। आप लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया रीजन के लिहाज से, देन फाइंड किया आप लोगों ने हर एक का एवरेज टेम्परेचर कि इस रीजन का इतना होता है, और फिर आप लोगों ने उसे मैप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, कि कौन से एरियाज ठंडे और कौन से एरियाज गर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डाटा टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा की प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग आ रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ साइंटिफिक, बल्क प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इन रियल टाइम, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। डिफरेंट तरह के फॉर्म्स हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड। स्पीड इन कंप्यूटर इज हाउ फास्ट द प्रोसेसर कैन कंप्लीट द टास्क, ठीक है। प्रोसेसर जो है, यानी जो आप लोग को कंप्यूटर में लगा होता है, जो सारे काम करते हैं, वो कितने ही स्पीड से सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल समझ लें कि एक रेस है जिसमें आप लोगों जितना फास्टर होगा आपका प्रोसेसर, उतना ही फास्ट आप लोगों की जो है काम भी ख़त्म होगा। अब मेजर गीगा हर्ट्स, ठीक है। ये आप लोग समझ लें कि जस्ट एज यू मैयर स्पीड इन माइल्स पर आवर। जब आप लोग स्पीड किसी के भी मैयर करते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि इतनी देर में ये इतना भागा था, ठीक है, इतने माइल्स इसने कवर किए हैं। तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ये है कि कंप्यूटर भी गीगा हर्ट्स में हम इसकी स्पीड को मैयर करते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि हमने इसकी माइल्स में या फिर किलोमीटर्स में, मीटर में फाइन करना, नहीं भाई, इसकी गीगा हर्ट्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अब जितना ही देखें आप लोगों को पता है कि अगर समझने के प्रोसेसर आप लोगों का स्लो है तो आप मुझे बताएं कि वो कितना कि अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों का काम जो 2 मिनट में होना था वो तो कोई 10 दिनों में हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना तेज़ वो रन करेगा उतना ही तेज़ी सारा काम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर देखिए कौन सा वाला आ जाता है कि जिसमें क्या होता है कि सम कंप्यूटर है मल्टीपल प्रोसेसर कोर। कुछ कंप्यूटर के पास मल्टी 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 प्रोसेसर कोड होते हैं, ठीक है, जो सारे आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह से जिसमें टीम वर्क आपस में मिलके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो सारे क्या करते हैं कि अपना अपना काम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, फिर सारे काम को बहुत फास्ट वे में आप लोगों को करके दे देते हैं। आप लोग इसे बिल्कुल उस तरह से समझ गए, एक बड़ा सा काम था, आप लोगों ने पूरी टीम थी एक, उसने टीम ने क्या किया कि जो टीम का हेड था उसने टीम मेंबर्स को सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया, सबने अपना अपना सॉल्व करके एक मेन प्रोजेक्ट को सॉल्व कर लिया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास फिर से सीपीयू आ गया। सीपीयू हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीपीयू क्या था कि किसी भी चीज़ के ब्रेन को, ठीक है, कंप्यूटर के ब्रेन को, जैसे कि हमारा ब्रेन है हर काम करता है, इस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन को ना सीपीयू से बताता है तुमने क्या करना है क्या नहीं। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि डेस्कटॉप सीपीयू आ जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप सीपीयू कौन सा वाला होता है, ये आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता होगा
कि फाउंड इन रेगुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर एवरीडे टास्क। देखें आप लोग जो ब्राउजिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए, मल्टीमीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला कौन सा होता है हमारे पास, डेस्कटॉप सीपीयू होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैपटॉप का सीपीयू आ जाता है। लैपटॉप का सीपीयू के आप आगे देख सकते हैं, ये भी जो होता है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसकी बैटरी टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये आम रूटीन में थोड़ा छोटे से साइज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वर सीपीयू। अब सर्वर का जो सीपीयू है, सर्वर देखें कैसी चीज़ है जिसमें सारा आपका डाटा स्टोर करना है, तो कैसे हो सकता है कि उसका जो सीपीयू है हैवी लिफ्टिंग, ठीक है, ये क्या करता है कि हैवी लिफ्टिंग करता है, ठीक है, बिल्ट टू हैंडल हैवी कंप्यूटेशनल लोड, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा हैवी काम करने होते हैं, ठीक है, हैवी, और तो ऑफन इक्विप्ड विद मल्टीपल कोड, ठीक है, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना मल्टीपल कोड वाला, तो ये बिल्कुल वही वाला है कि इसमें मल्टीपल कोड, सर्वर सीपीयू में बहुत ज़्यादा कोड भी जो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता जाता है गेमिंग सीपीयू। गेमिंग सीपीयू आप लोगों को पता है जब भी हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हमारा जो होता है कंप्यूटर अक्सर स्लो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हीटअप होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए सीपीयू भी अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गेमिंग के लिए सीपीयू अलग से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो गेमिंग सीपीयू होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है कि आप लोगों का काम जो होता है गेम्स होता है वो अच्छे तरीके से प्ले हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मोबाइल का जो सीपीयू होता है। मोबाइल में भी देखिए आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे से ये लगे होते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि इनमें इंटीग्रेटेड जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग होते हैं ताकि छोटे मोटे काम कर सकें, ठीक है, लेकिन इसमें कोई जीपीयू वगैरह नहीं लगा होता। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है वर्क स्टेशन सीपीयू। वर्क स्टेशन सीपीयू देखिए कौन सा वाला है, ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, और ऑलमोस्ट सारे के घर पे जो इस्तेमाल होता है, जो पुराने वाले हैं ये वही वाला है बिल्कुल। तो वर्क स्टेशन में क्या होता है, ये थोड़े से हाई काम के लिए इस्तेमाल होता है, 3D रेंडरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन वगैरह के लिए, और इसमें जो कोड है यानी प्रोसेसर जो इस्तेमाल होता है वो हाई कोड होता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि बड़े काम को छोटे छोटे में डिवाइड करके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्बेडेड सीपीयू। एम्बेडेड देखिए आप लोगों को नाम से पता चला जो मशीन के अंदर लगा हुआ है उसे बोला जाता है, ठीक है। डिज़ाइन टू एम्बेड डायरेक्टली इनटू डिवाइसेज, जो डिवाइसेज के अंदर लगा दी जाती है, जैसे स्मार्ट अप्लाइंसेज होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीन होती हैं, इसके बजाय तो वो बाहर आप लोगों का कंप्यूटर के साथ पड़ा हो, बाहर पड़ा हो, ख़राब हो रहा नहीं भाई, ये ऐसा होता है जो आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर लगा दिया जाता है, ये वो वाला एम्बेडेड सीपीयू होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्पेशलाइज प्रोसेसर, ठीक है, स्पेशलाइज प्रोसेसर कौन सा है, एपीयू, ये सीपीयूज है, ठीक है, क्वांटिटम सीपीयूज है, ये दो तरह के सीपीयूज है, इसके एग्जांपल है, यानी ये बहुत ज़्यादा खास होते हैं। अब ए आई सीपीयूज देखिए कौन से वाले होते हैं, जो आप लोगों को सबका इस के टाइम में तो पता होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ए आई सीपीयू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस का काम करते हैं मशीन में एल्गोरिदम वगैरह लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटम सीपीयू आ जाता है इन द जी आई एम हाफ। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटम कंप्यूटिंग, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हो, एक बड़ा सा काम परफॉर्म करते हुए कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा क्वांटिटम सीपीयू इस्तेमाल होता है, इसके लिए कोई छोटे मोटे इस्तेमाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती है हमारे पास, देखिए यहाँ पे दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेज दिखाई गई हैं, मैग्नेटिक होती है और एक होती है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक की भी टाइप्स होते हैं और ऑप्टिकल की भी डिवाइस की टाइप्स होती हैं। मैग्नेटिक देखिए कौन सा वाला होता है, हार्ड ड्राइव एचडीडी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल है, ठीक है। चलिए हार्ड डिस्क के आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो है यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें इस्तेमाल होती है। फिर स्पिनिंग डिस्क होती है, ठीक है, स्पिनिंग डिस्क आप लोगों को पता है जो गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन बार बार निकाल के लेके आती रहे, ठीक है। इसमें जो आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक टेप आ जाता है, जिसमें क्या होता है एक लॉन्ग सी स्ट्रिप होती है मैग्नेटिक मटीरियल की, जिसमें डाटा जो होता है सिक्वेंस में स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है बैकअप वगैरह करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ ये डिफरेंट पर्पस के लिए सिक्वेंशियल असेस के लिए, यानी कि सीक्वेंस में आप लोगों को डाटा निकलवाना चाह रहे हैं तो ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अब ऑप्टिकल में देखिए कौन सी वाली होती है, जो आप लोगों को ऑप्टिकल समझ लें, आप लोग आम रूटीन में से समझ सकते हैं, जैसे शीशे की जैसे पतली सी तार हो उसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, शीशा नुमा कोई सी भी चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है कम्पैक्ट डिस्क। अब कम्पैक्ट में देखिए आप लोगों को पता है सीडी है, सीडी आप सब लोगों को पता है कि इसे डाटा स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनिशियली जो था ये आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक के लिए, और बाद में जो था आप लोगों को पता है कि ये MS ऑफिस भी हमें इसके थ्रू मिलने लग गया, तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ताकि वो इसमें जो भी डाटा है वो उसे रीड और राइट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि आप लोगों ने इसके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब DVD की हम लोग इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ते चलें तो ये बिल्कुल CD से सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा होती है, कॉमनली मूवीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए, डाटा बैकअप वगैरह के लिए। अब ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क आ जाती है। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि ब्लू वॉयलेट रे लेज़र होता है, ठीक है,
जो हाई डेंसिटी, ठीक है, और हाई स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर टू डीवीडी। डीवीडी से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, कि पावरफुल होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर का वायलेट लेज़र इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये हाई डेफिनेशन वीडियो, अगर आप लोगों की वीडियो, जैसे अब आप लोगों को पता है कि 4K वगैरह भी वीडियोज़ होती हैं, तो ये उन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या है? ऐसी ड्राइव जो इसमें जो भी डाटा है, जो इसके अंदर डाटा है, ठीक है, सीडी के अंदर जो है उसे रीड और राइट कर सके। आम रूटीन में कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे जो है, इन तीनों में तो डाटा मौजूद है। अब ये किसने पढ़ना है, इसमें से डाटा निकाल के हमें किसने देना है, वो किसने देना है? ओडीडी ने, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ी थी कि एचडीडी क्या होता है कि इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है और रैंडम एक्सेस के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें से डाटा जो है वो आराम से निकलवाया जा सके। ऑप्टिकल स्टोरेज का भी यहाँ पे बताया गया है, मैग्नेटिक स्टोरेज का बताया गया है कि किस तरह से किस इनके डाटा जो है वो बाहर निकलवा रही है। हर एक के अपने फ़ायदे हैं, हर एक के अपने नुकसान हैं। जैसे कि स्पीड, कैपेसिटी के ऊपर हम लोग अगर इनकी बात करें, किसी की स्पीड तेज़ है तो किसी की कैपेसिटी तेज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राइव इन्फॉर्मेशन, असेस टाइम, लाइव कंप्रेशन, ट्रांसफर रेट एंड इंटरफेस स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है? ड्राइव की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप लोग ड्राइव की इन्फॉर्मेशन मैयर करना चाह रहे हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। पहला हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिकेशन, अंडरस्टैंड करना है हम लोगों ने उसकी स्पेसिफिकेशन की, इसकी क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी क्या खसूसियात है ये सारी, और मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद स्टोरेज डिवाइस, और इसके साथ कौन कौन सी जो है शराइत लगी हुई है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। कैपेसिटी ऑफ आर ड्राइव, सबसे पहले अगर एक ड्राइव है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? देखिए जीबीस में होती है और 7 टेराबाइट्स में होती है टीबी में, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये पढ़ लेने हैं, जीबी गीगाबाइट, टेराबाइट क्या होता है? टीबी, ठीक है। सबसे पहले ये आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने कैपेसिटी यानी कि कितना के भी डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो उतनी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। स्पीड और परफॉर्मेंस आ जाती है। स्पीड और परफॉर्मेंस देखिए किस में मेजर की जाती है? रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में, ठीक है, फॉर एचडी। आप लोगों ने जो पढ़े थे ना ऊपर के मैग्नेटिक वाली एचडीडी, उसकी स्पीड किस तरह से मेजर की जाती है? आरपीएम, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आप लोग मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, एमबीस गीगाबाइट पर सेकंड, और फॉर डाटा ट्रांसफर, अगर आप लोग डाटा ट्रांसफर की बात करें, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है कि अगर आप कैपेसिटी की बात होगी तो गीगाबाइट और टेराबाइट है। अगर तो आप लोगों के पास डाटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, जिसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरह से होता है? एमबीस में होता है, केबीस में होता है, ठीक है, गीगाबाइट्स में होता है। ये आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को एग्जांपल दी गई है, ठीक है। स्टैटिक होता है जो बिल्कुल सेम रहती है। डायनेमिक जो वो रैम होती है जिसमें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। रीड ओनली मेमोरी होता है कि जिसमें आप लोगों को डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी रोम्स हैं और टेप ड्राइव है, ये हम लोग ऊपर सारी पढ़ चुके हैं। आपने इनकी रेंज ये जो असेस टाइम देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर यानी कि ये कितनी की छोटी बड़ी होती हैं। देखें यहाँ 3.5 इंच होती है, 2.5 इंच होती है एचडीडी के लिए, और 7 स्टैंडर्ड M.2 RPC फॉर एसएसडी, ठीक है। एसएसडी के लिए इसकी ये वाली रेंज होती है। फिजिकल यानी कि आप लोगों को ये फॉर्म फैक्टर क्या है कि कितनी की बड़ी है, कितनी की छोटी है, इनका साइज़ कौन सा वाला है। इंटरफेस आ जाता है कि देखने में किस तरह की, ठीक है, इनका जो सामने आप लोगों के पास खुल के आ रहा है वो क्या सिस्टम है। अब इंटरफेस में हमारे पास क्या आ जाता है कि SATA आ जाता है, ठीक है, बाकी USB आ जाता है, थंडरबोल्ट आ जाता है। अब ये वाला एक ऐसा मैसेज है जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू डिवाइस जो थी आपके कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होनी थी, आपके कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन होना होता है। इसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा USB के थ्रू भी हो जाती है, कोई वायर के थ्रू कनेक्ट हो रही थी, कोई वायरलेस होती है। तो इसमें देखिए HDD, SSD और HDD, ये आप लोगों को ऑलमोस्ट हर एक बंदे को पता होगा कि इसमें जो होती हैं हम लोग इंडिकेट द टेक्नोलॉजी फॉर यूज़ फॉर स्टोरेज, ये इंडिकेट कर रही है टेक्नोलॉजी जो स्टोरेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एचडीडी आप लोगों को पता है मैग्नेटिक स्टोरेज है, जो आप लोग एक जो सीडी समझ लें कि सीडी है, ठीक है। सीडी को आप लोग क्या करेंगे, एक रोटेटिंग वाले के ऊपर यानी सीडी की ड्राइव में रखेंगे, वो जो रोटेट कर रही होती है, ठीक है, उसमें रखेंगे, और देन ये रोटेट करते हुए आप लोगों का फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करते हुए और ये आप लोगों को डाटा जो है वो निकाल के दे देगी। नेक्स्ट हमारे पास कैचीज आ जाता है। कैची आप लोगों को पता है कि भी मेगाबाइट्स में, एमबीज में और गीगाबाइट्स में जो है इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्मॉल सी हाई स्पीड स्टोरेज स्पेस होती है ऑन द ड्राइव यूज टू टेम्पररी स्टोर फ्रिक्वेंटली असेस डाटा इंप्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप लोगों को देखिए फ़ौरन डाटा चाहिए ना, ये इसके बीच में वो वाला पड़ा होता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी देखें कि यानी कि कितनी की रिलायबल है, ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन ये कितनी की देर चलेगी, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या कहते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, टेराबाइट बिटवीन रिटर्न, ठीक है। ये इस तरह से फॉर SSD, ये इस तरह से ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। ये आप लोग देखें, ये तमाम ऐसे फीचर्स हैं, अगर आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर इन फ्यूचर में बाय करने का सोच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सारी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी खरीदने चाहें तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
अब ये क्या है कि MTBF, ये क्या होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, आखिरकार ये है क्या चीज़ है, ये आप लोगों को बताएगी ये कितनी के रिलायबल है और ये कितना के, और इसकी जो ड्राइव है उसका लाइफ स्पैन कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितने सालों के लिए चल सकती है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन इनके वॉट आ जाता है कि कितनी की पावर ले गई, ठीक है, वॉट आप लोगों ने देख लेना है। द अमाउंट ऑफ पावर द ड्राइव रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, ड्राइव को चलने के लिए कितनी के पावर की ज़रूरत होती है, ये उसमें आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सीक टाइम, ठीक है, सीक टाइम कहते हैं कि ये ड्राइव कितने देर लगी कि इसमें से डाटा निकाल के आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि स्पिनिंग के ऊपर आप लोगों ने रख दी अपनी CD, ठीक है, तो अब आपने देना है कि वो कितनी देर में लगा के दे सकती है। तो ये हमने टीम में मिली सेकेंड होता है, बिल्कुल थोड़ा सा सेकेंड का भी हाफ समझ लें। तो उस तरह से नॉइस लेवल अगर बात की जा सके तो इसका नॉइस लेवल जो होता है आप लोगों को पता है ऑडिबल होता है, यानी कि हम सुन सकते हैं। इसका नॉइस लेवल आप लोगों को शोर इसका फील हो रहा होता है थोड़ा बहुत कि इसमें ड्राइव चल रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जिसमें मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर, आप लोग जिसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं, जो बहुत से काम करता है और सारे काम बहुत स्मूथली करने में भी हेल्प आउट करता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए किस तरह से है, आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट तरह से उसकी दिखाई गई है, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट मेरे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अहम सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है जो क्या करेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को ही कंट्रोल करता है कि आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। यूज़र इंटरफेस की अगर बात करते चलें कि जब हम लोग इसे देखेंगे किस तरह से होता है, तो आप लोग जब इसे देखेंगे यूज़र इंटरफेस, तो ये आप लोगों को देखने में पता लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है कंप्यूटर के साथ। ये ग्राफिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि विंडो वगैरह जो होती है या फिर उसके ऊपर जो आइकन वगैरह बने होते हैं, यानी व्हाट्सएप का जैसे लोगो होता है उस तरह आप समझ लें आइकन को। और साथ क्या है, कमांड लाइन यानी कि टेक्स्ट बेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फाइल मैनेजमेंट के लिए, तो फाइल मैनेजमेंट भी जो होती है, आप लोगों ने जो फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, मूव करनी है, ये सारी किसके थ्रू होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मेमोरी मैनेजमेंट भी यही कर रहा होता है कि कितनी मेमोरी रहेगी है, कितनी मेमोरी को स्मूथली चलाना है और क्या सारा सिस्टम है। प्रोसेसर की मैनेजमेंट होती है, प्रोसेसर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सारी प्रोसेस कर रहा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के CPU को, डिसाइड करता है कि कौन सा काम अब होना चाहिए, कौन सा काम नहीं अब होना चाहिए, ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग करता है। डिवाइस ड्राइवर आ जाता है कि क्या करता है, एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है आपकी बताए हुए कमांड को उसे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में और हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान में, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल हार्डवेयर डिवाइसेस, आप लोगों ने उसे कोई भी टास्क दिया तो इसने उसे जो है ट्रांसलेट करना है कि इसने क्या काम करना है क्या नहीं। सिक्योरिटी की अगर बात करते चलें तो इसे सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास परमिशन हो, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज पर्सन। तो जो ऐसे लोग हैं जो आपके कंप्यूटर को नहीं जानते हैं या फिर थोड़े बहुत आप लोगों को ज्ञान ना होना है, तो उन्हें आप लोगों ने इससे इस्तेमाल नहीं करने देना है। नेक्स्ट मेरे पास नेटवर्किंग आ जाता है। नेटवर्किंग वही आ जाता है कि कनेक्टिविटी, आप लोग ये किसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, किसके थ्रू नहीं, ये जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। डाटा ट्रांसफर रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि डाटा एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन इंटरफेस है, यानी कि APIs है। ये हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के डेवलपर ने जो है यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर कंपैटिबल विद द OS, ठीक है। ये वो बोलता है कि सॉफ्टवेयर जो है किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसे देखने के लिए कि ये इसके साथ कंपैटिबल, इसके साथ तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, उसके लिए API यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ये जो है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपडेट एंड मेंटेनेंस। अपडेट्स क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होती हैं वो सारी इसी ने ही मेंटेन करके रखनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग वही है जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो ये उसका होता है, ठीक है, ये आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी आपकी हेल्प आउट कराता है। बूटिंग प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। स्टार्टअप सीक्वेंस होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद बूटिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, देखिए जब कंप्यूटर शुरू होगा तो इसने क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी सारी रखना शुरू कर देनी है, कि जो जो यूज़र को काम होगा वही देता जाए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है एरर हैंडलिंग, यानी कि कोई भी मिस्टेक होगी तो वो भी यही हैंडल करेगा। यूज़र मैनेजमेंट आ जाती है कि कोई भी जो अकाउंट को पासवर्ड लगनी है वो सारे किसने, इसी ने ही मैनेज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए डिफरेंट तरह से होते हैं, ठीक है, यूनिक्स होते हैं, डॉस होता है, ठीक है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वर्सेटाइल भी है, ठीक है। और यूनिक्स अगर हम बात करते चलें तो इसमें हम लोग मल्टीपल यूज़र जो है वो काम कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो था बेल लैब्स में बनाया गया था 1960 में, किसने बनाया था भाई, ये केन थॉम्पसन है, ठीक है, और साथ डेनिस रिच था, तो और साथ बाकी दूसरे बंदे भी थे। आगे आ जाता है डॉस। डॉस आ जाता है, डॉस कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, रेफर करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली को जो पॉपुलर अर्ली डेज में जब कंप्यूटर नया नया बना था उस वक्त ये डॉस इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और द मोस्ट वेल नोन वेरिएंट जो सबसे जो है
वेल नाउन की हाँ कहा जाता है, उसे आप लोग MS डॉस कह सकते हैं। डॉस आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यूज़र लाइन इंटरफेस के लिए। और जहाँ पे आप लोग कोई कमांड उसे दें, लिख के कोई कमांड और वो आप लोगों को काम करके देते, तो वहाँ पे कौन सा डॉस जो है इस्तेमाल किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है MS डॉस है। MS डॉस से टिपिकली इस्तेमाल किया जा रहा है फाइल एलोकेशन टेबल के लिए। यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल क्या है कि जिसमें आप लोगों ने फाइल सिस्टम है, फाइल्स है, उन्हें कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है। MS डॉस जो होता है typically booted from a floppy disk or later from a hard disk. Use often MS DOS की यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है कि इसे सिंगल टेकिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जो है एक प्रोग्राम को एक टाइम पे ही परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप देखिए आप लोग मैक ही आज तक पढ़ते हैं, तो इसे इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैकिंटॉश है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम रूटीन में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, और ये जो है एप्पल ने बनाया था। और नेक्स्ट हमारे पास है मैक के भी कुछ भी यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मैक के यहाँ पे क्या क्या भाई फीचर बताए गए हैं। आम रूटीन में जो था ये बनाया इसलिए क्या था, ताकि ये एप्पल के जो था मैकिंटॉश कंप्यूटर को रन कर सके, ये सिर्फ उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो होता है ये डॉक के लिए, फाइंडर के लिए, मेन्यू बार वगैरह के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये ओपन सोर्स है, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है, फ्री में है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बाई करना पड़े, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास विंडो आ जाता है। विंडो अब आप लोगों को सबको पता है विंडो क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई हुई है। विंडो के फीचर जो होते हैं ग्राफिकल डेस्कटॉप, इसमें देख सकते हैं आप लोग विंडो को ऑलमोस्ट सब ही जानते हैं कि विंडो की डिफरेंट तरह की फॉर्म होती हैं, हर एक के फीचर्स अलग होते हैं, किस तरह से आइकन्स का रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये सारा। स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो भी आप लोगों को पता है कि किस तरह से एप्लीकेशन, अगर विंडो 8 की बात करते चलें तो उसका फीचर थोड़ा अलग है, विंडो 10 का फीचर अलग है, विंडो 11 का फीचर बिल्कुल ही अलग है। विंडो 11 की अगर हम बात करते चलें तो बिल्कुल ही मैक से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 2 आ जाता है, ठीक है। इसे देखते चले तो ये IBM ने बनाया था, ठीक है। ये IBM जो थी सबसे पहली कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने साथ दोनों ने कोलैबोरेशन करके 1980 के मिड में बनाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जो था वो आम रूटीन में बनाया गया था कि मल्टीटास्किंग के लिए और मल्टीथ्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए, ताकि मल्टीपल यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकें। अब वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स भी अब मिड 90 में रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते चले विंडो NT आ जाता है। ये 1993 में एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अनाउंस की गई थी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस है, सिक्योर है, और इसके अलावा बाकी है ये 32 बिट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं सॉफ्टवेयर 64 बिट के लिए होते हैं, कुछ होते हैं 32 बिट के लिए। तो विंडो NT क्या था कि 32 बिट आर्किटेक्चर था जो बिगनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इसमें सर्वर भी था और वर्क स्टेशन दोनों एडिशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिनक्स की बात करते चले तो लिनक्स क्या था कि एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर वर्ल्ड वाइड, यानी कि बहुत सारे डेवलपर थे जो दुनिया के इर्द गिर्द में सब ने मिलकर ये लिनक्स को बनाया था। जो लिनक्स है वो कोर कंपोनेंट है, यानी कि सबसे अहम कंपोनेंट है हार्डवेयर रिसोर्स प्रोवाइडिंग में, ठीक है। हॉर्स हार्डवेयर अगर आप लोगों ने जो रिसोर्स है उसमें, और प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि अहम जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो पैकेज द लिनक्स कर्नल विद एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एग्जांपल आप लोगों के पास दी गई है यहाँ पे, तो यूबंटू है, ठीक है, फिडोरा है, एंड डेबियन है, एंड देन सेंट है। लिनक्स जो होता है वो मल्टीपल यूज़र्स को कहता है कि मल्टीपल, यानी कि बहुत से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही टाइम पर, बहुत से काम ही कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते चले हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखिए हम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, जो आप लोग क्रिएटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि MS वर्ड में जो आप लोग काम करते हैं सारा वो हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, स्टाइल, साइज, कलर, स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट का आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना और देन वापस से जाके पेस्ट आप लोग कर सकते हैं। टेबल एंड ग्राफ्स भी इसमें बनाए जा सकते हैं। पेज लेआउट की बात करते चलें तो इसमें डिफरेंट तरह के पेज लेआउट होते हैं, आप लोग उसे A4 साइज जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स है, और साथ ही लिब्रे ऑफिस राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप लोग इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट लेआउट एंड डिज़ाइन आ जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट क्या है, जो आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, एक अपीलिंग सा डॉक्यूमेंट हो जिसका फोकस लेआउट बहुत ज़्यादा अच्छा हो। पेज लेआउट क्या होता है कि पेज किस तरह का है, ठीक है, उसमें कौन से टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स इस्तेमाल पेज पे किए जा सकते हैं। टाइपोग्राफी आ जाता है
कि जिसमें आप लोगों ने एडवांस किस्म की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेआउट के प्रोफेशनल से आपका डॉक्यूमेंट बन सके। इमेज हेडिंग आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोग इमेज को एज अ हेडिंग इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, मैनिपुलेशन करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए। टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट, देखें आप लोगों ने अगर MS वर्ड का भी खोला तो उसमें देखें CV का फॉर्मेटर होता है, रिज्यूम का होता है, कवर लेटर का होता है, न्यूज़ लेटर का होता है, ब्रोचर्स का, ये सारे जो होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इनकी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए और एक्सपोर्ट यानी कि उसको डाउनलोड वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है एडोबी डिज़ाइन। ये वाइडली इस्तेमाल किया जाता है मैगजीन वगैरह, ब्रोचर्स या फिर बुक वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वार्क एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग देखते चलें तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ओपन सोर्स है ये पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट बिल्कुल एक्सेल की आप लोग समझते जाएँ, ठीक है, जिसमें आप लोग डाटा ऑर्गेनाइज वगैरह करने के लिए, एनालाइज यानी कि उस पर कोई अमल करने के लिए, मैनिपुलेशन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें टेबल और रोज होते हैं। इसकी अगर हम बात करते चलें, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेल, रोज और कॉलम आ जाता है। सेल, रो और कॉलम आ जाता है, ठीक है। सेल क्या है, ये जो आप लोगों को शीट में छोटा सा ये जो एक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फार्मूलाज और फंक्शंस है। फंक्शंस आप लोग देख सकते हैं, यानी कि सेल में जो भी आप लोगों ने डाटा इंसर्ट किया, अब आप लोगों ने उस पर कुछ ना कुछ फार्मूलाज एंटर करने हैं, ठीक है, और ताकि उस पर कैलकुलेशन की जा सके। कैलकुलेशन मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, स्टैटिकल भी हो सकती हैं, फिर दूसरी भी हो सकती हैं। ऐसे हमारे पास चार्ट और ग्राफ्स का ऑप्शन आ जाता है। चार्ट और ग्राफ देखें, अगर अक्सर हमारे पास डाटा जो होता है वो लार्ज स्केल का भी हो, तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमें चार्ट की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो वो भी हम लोग क्या है इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग आ जाता है। देखिए डाटा हमारे पास तो मौजूद होता है, तब आप लोग उसे किस पेज पे देखना चाहते हैं, तो ये आप लोग क्या है डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। आप उसे चाहें तो डेट वाइज देख लें, चाहे तो आप उसे जो है हायर टू लोअर देख लें, जिस तरह से भी आप चाहें उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सेल की फॉर्मेटिंग, यानी कि सेल में हम लोग क्या है जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है या फिर कोई नंबर लिखा है तो उस पर हम लोग क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम लोग उसे कुछ भी कर सकते हैं, उसको चाहे तो बड़ा करें, छोटा करें, फॉन्ट जो है उसका, ठीक है, कलर चेंज करें, या फिर नंबर फॉर्मेट, या फिर आप नंबर फॉर्मेट जो भी चाहें। नेक्स्ट हमारे पास डाटा वैलिडेशन आ जाता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इंप्लीमेंट रूल एंड वैलिडेशन टू इंश्योर दैट डाटा एंटर इन द सेल मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जो डाटा सेल में एंटर किया है कि वो हमने देख लेना है कि ये पक्का ना कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाता है। डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है कि आप लोगों के पास कोई डाटा मौजूद था, अब आप लोगों ने उसे एक्सेल में लाना है, ठीक है, एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट में लाने के बाद अब आप लोगों ने अगर उसे ठीक है लाया है तो वो क्या होगा कि इंपोर्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने उसे एक्सपोर्ट करना है, यानी कि आप लोगों ने डेटा जो था स्प्रेडशीट में उसे डिफरेंट किसी फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन आ जाता है। कोलैबोरेशन में क्या जाता है कि ये जो है सॉफ्टवेयर है बहुत से लोगों को भी मिलके कहता है कि आप लोग आपस में इसे काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट है और सब लोग आपस में मिलके इस पे काम कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल है, सब लोग ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ इसका हाउ ना सबको होती है। नेक्स्ट हमारे पास गूगल शीट आ जाती है, इसके अलावा लिब्रे ऑफिस आ जाता है, ठीक है, और एप्पल नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन यूजेस आ जाते हैं कि अब अगर ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये तो मेरा ख्याल आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर किसी ने भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि उसके पास पैसे हैं वो कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, बजटिंग करनी है तो उसके लिए डाटा एनालिसिस करना है, ठीक है, कोई भी डाटा उसके पास हो कंपनी का डाटा को एनालाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने काम करना है कि इसी ये वाला काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, ये वाला इतना देर के लिए, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही होता है कि बिजनेस में आप लोगों के पास काम कोई आप लोगों के पास आया है माल वगैरह, तो आप लोगों ने उसका देखना है, हर चीज़ स्टोर करनी है कि भाई इतना आया था, इतना बिक गया है, इतना और लाया है और क्या किया है, ठीक है। देखिए हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम। और रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है जिसमें हम लोग ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। और देखिए प्रेजेंटेशन आप लोगों को सबको पता है कि जो प्रेजेंटेशन जिन सॉफ्टवेयर पे दी जाती है, ठीक है, इन्हें हम लोग स्लाइड शो सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है, आम रूटीन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि क्या है कि यूज़र जो है इन्हें बनाए और डिलीवर कर सके अपनी विजुअल प्रेजेंटेशन। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि कंपनीज को भी बिगर प्रोजेक्ट करने से पहले एक प्रेजेंटेशन देती है, तो इस प्रोजेक्ट में कुछ भी होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, नंबर होते हैं, चार्ट, ग्राफ या फिर कोई भी इस्तेमाल वीडियो वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, लेक्चर है, टॉपिक है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, डायग्राम है, देन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते चलें, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट ऑलमोस्ट हर इंसान इस्तेमाल ज़िंदगी में कभी ना कभी करता है। नेक्स्ट गूगल स्लाइड है, एप्पल की नोट है और सारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, देखिए अगर आप लोगों के पास MS ऑफिस अक्सर किसी के पास नहीं होता है, कभी कभी काम नहीं कर होता, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। कॉमन यूजेस अभी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करता है, बिजनेस की प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए और साथ ही ट्रेनिंग के सेशंस के लिए भी हम लोग जिनमें इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को डाटा ऑर्गेनाइज करने में, उसमें से फिर से डाटा निकाल के रिट्राइव यानी कि उसमें से डाटा से लेके आने में, उसे मैनेज करने में, और उस पर कोई अगर आप लोगों ने मैनिपुलेट करना है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को एग्जाम्पल सारी बताई गई है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। डेटाबेस है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर एसक्यूएल है, ये क्यूरी होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, इसके लिए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए आप लोगों ने अगर किसी कंपनी में कोई काम करता है तो मेरे ख्याल वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि जो है डाटा स्टोर करता है। अब डाटा वो किसके थ्रू स्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों के थ्रू। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकता है, ईपीआर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो सबसे पहले एसक्यूएल में जाएगा, एसक्यूएल से डेटाबेस मैनेजमेंट में, डेटाबेस में फिर चल के जाकर स्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेस एज इट इज़ अगर उसने वापस निकालना है तो वो यही रिपीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप लोगों ने किस लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम लोग चार तरह की क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं। आपने इसे बहुत ध्यान से रखना है कि एक होता है क्रिएट यानी इसे बनाने के लिए, ठीक है, एक डाटाबेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है रीड यानी कि इसमें से डाटा जो है सिर्फ पढ़ने के लिए। नेक्स्ट होता है अपडेट का मतलब ये होता है कि इसमें डाटा अपडेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट होता है कि एक जो इसमें से डाटाबेस बनी उसे डिलीट कर दो। अब एसक्यूएल क्या होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डीबीएमएस के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब ये डाटा इंटीग्रिटी इज मेड, ठीक है, थ्रू डिफरेंट कीज एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डाटा को बिल्कुल ठीक रखना है। किसके थ्रू देखा जाता है, की और कॉन्स्टेंट के थ्रू, ठीक है। कॉन्करेंसी देखी जाती है कि बिल्कुल ठीक हो, सिक्योरिटी हो, सेस अच्छी होनी चाहिए, जल्दी भी मिल जाए हम लोगों को। दूसरे फीचर्स जो है ये सारे हमें एसक्यूएल के थ्रू मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट की अगर एग्जांपल की बात करते चलें तो देखिए सारे सॉफ्टवेयर जो है ये सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और कॉमन यूजेस हैं ये वाले कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वेब डेवलपमेंट, किसी ने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट डेटाबेस, इस तरह के कामों के लिए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है नेटवर्किंग बेसिस। नेटवर्किंग बेसिस आप लोगों को पता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेटवर्क क्या होता है, आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सी डिवाइसेज अगर आपस में कनेक्ट है तो वो किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट है, वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, सर्वर आपस में कनेक्ट है, या फिर प्रिंटर आपस में कनेक्ट है। अब टाइप ऑफ नेटवर्क, अब नेटवर्क की दो तीन तरह की टाइप्स होती है, लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। लोकल एरिया क्या होता है, जिसमें सिर्फ आप लोग क्या है कि एक आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल वाईफाई की डिवाइस है और बाकी वो सब लोग इस्तेमाल करें, इसको हम लोग लोकल एरिया लैन बोलते हैं। वाइड एरिया में क्या आ जाता है, जिसमें थोड़े से बड़े आ जाते हैं, जिसमें इवन कि आप शहर भी कवर कर सकते हैं, इवन कि आप चाहें तो एक पूरे मुल्क का भी नेटवर्क को कवर कर सकते हैं। वायरलेस में वो आ जाता है जिसमें हम लोग सिर्फ वाईफाई, जैसे कि आप लोग वाईफाई नेटवर्क देखा होगा कि आप लोगों को उसमें तार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। वायरलेस वो होते हैं जिसमें हमें तार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि रेडियो वेव्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा कनेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क की टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी ये वही है कि आप लोगों ने किस तरह से जो है डाटा जो अरेंज किया हुआ है, किस तरह से आगे जो है आप लोगों से पहुंचा रहे हैं। अब टोपोलॉजी तो हमारे पास चार तरह की होती हैं। किसी भी चीज़ की फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डाटा नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसके पास हमारे जो कॉमन टोपोलॉजीज हैं वो है बस, स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजी, ठीक है। बस ये सारी अगर आप लोग देख चले ना, बस बिल्कुल स्ट्रेट से होती, सीधी से होती है, जिसमें डाटा पहले एक के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, इस तरह से। स्टार में स्टार की शेप में होता है, रिंग में रिंग की शेप का होता है, मैश में मैश की शेप का होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ मैश में सब कुछ इधर उधर में बिखरा हुआ होता है, तारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से इनकी डिफरेंट है। प्रोटोकॉल अगर आगे बात करते चले, देखिए अब प्रोटोकॉल है क्या। प्रोटोकॉल क्या होता है कि अगर आप लोगों ने किसी से कोई बातचीत करनी है तो उसके जो रूल्स होंगे कम्युनिकेशन के दो डिवाइसेस के दरमियान में, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर कनेक्ट है, तो आपस में बातचीत कब कर सकते हैं, जब दोनों ही किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। वाईफाई का दोनों का ऑन होगा, दोनों के राउटर एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल होंगे, देन वो क्या है, इस चीज़ को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाता है। आईपी एड्रेस बिल्कुल उसी तरह से ही है कि आप लोग समझ लें कि आप लोगों के घर का जैसे एड्रेस होता है, इस तरह से आप लोगों के जो कंप्यूटर का एड्रेस होगा उसे हम लोग आईपी एड्रेस बोलेंगे। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, IPv4 IPv6 होते हैं। पहले जो था IPv4 इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन क्योंकि IPv फिर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो देन इसकी वजह से IPv6 हो गया। देन आ जाता है हमारे पास सब नेटिंग। अब आ जाता है सब नेटिंग क्या है कि नेटवर्क की अगर हमने डिवीजन कर दें, अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसे लार्ज स्मॉल में डिवाइड कर देना हम लोग सब नेटिंग आता है। नेक्स्ट हमारे पास राउटर आ जाता है। राउटर वही है जो आप लोग वाईफाई की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। एक राउटर जो है वो डिफरेंट तरह के नेटवर्क को और डायरेक्ट करते हैं डाटा को बिटवीन दैम, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक राउटर का ये काम होता है कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ गया तो उसने देखने की सबसे पहले हम ये चीज़ है इसको मैं भिजवा दूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, उसने डायरेक्ट करना था ट्रैफिक को, कि ये जैसे ट्रैफिक मैन होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुलिसमैन, वो वाला ये काम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं
स्विच आ जाता है, ठीक है। स्विच क्या होता है, लोकल ट्रैफिक कंट्रोल। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा होता है डाटा लिंक लेयर पे। सबसे पहले हमारा डाटा कहाँ पे जाता है, देखिए जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है ना तो उसके पास 5 लेयर होती हैं। उसमें सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होती है, जिस पर सिर्फ डाटा जो होता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है दूसरे डिवाइसेस के साथ शेयर करने के लिए। अब हब हमारे पास क्या होता है, हब एक ऐसी चीज़ है, आप लोग समझ लें कि इसे दरमियान में रख लें और बाकी सारे डिवाइसेस इसके साइड पे कनेक्ट हो जाए। इस चीज़ को आप लोग हब बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जिसमें बेसिक कनेक्टिविटी ये होती है, सिंपल सी डिवाइस होती है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेट बेसिक्स, ठीक है। इंटरनेट बेसिक्स की अगर हम बात करते चले, अब इंटरनेट है क्या, ये क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हुए होते हैं और वो कुछ प्रोटोकॉल्स यानी कि कुछ जो होते हैं रूल्स और स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है www। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आता है, www। अब ये है दरअसल ये क्या होता है, एक कलेक्शन होती है वेब पेजेस की और रिसोर्सेज की, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सर्च किया होगा, देखिए आप लोग एक वेबसाइट खोलते हैं ना, तो आप लोगों के पास सबसे पहले एक पेज आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो उसमें दूसरा ऑप्शन होता है, आप उसी वेबसाइट से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। जो पहला पेज है, एक पेज है, उसे हम वेब पेज बोलेंगे, जो पूरी सारे वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस फिर से वही आ गया। ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो बताता है कि डाटा किस तरह से सेंड होना है और किस तरह से रिसीव होगा। इसमें मेनली होता है IP एड्रेस, मेनली होता है जो आप लोगों का एक एड्रेस होता है, जो आप लोगों के घर का एड्रेस होता है ना, उसी तरह से इसका एड्रेस होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। IP एड्रेस होता है किस तरह से, दो तरह के आप लोगों को जैसे पहले बता दिया, IPv4 है और IPv6 है। नेक्स्ट हमारे पास URL आ जाता है। अब URL क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो ऊपर उसका एड्रेस आ रहा होता है ना, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारे पास वेब ब्राउजर आ जाते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट ओपन करते होंगे, अगर किसके थ्रू ओपन करें, गूगल के थ्रू कर रहे होंगे, क्रोम के थ्रू ओपन कर रहे होंगे, ठीक है, याहू के थ्रू ओपन करेंगे, सफारी के थ्रू ओपन कर रहे होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू कर रहे होंगे, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन आ जाता है। सर्च इंजन जैसे गूगल है, ठीक है, बिंग है, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर लिंक आ जाता है। अब हाइपर लिंक देखें क्या होता है, जब आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप लोगों ने देखा ऊपर होम टैब आ रहा है, फिर इसके अलावा दूसरा टैब हो रहा है, या फिर कोई आप लोगों के पास कोई टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा ब्लू सा एरिया होता है, आप लोग उस पर क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो वो कहते हैं हाइपर लिंक्स होते हैं, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTML। अब HTML क्या है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की जाती है वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। एक वेब पेज बनाती है, फिर हम उसे दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और इस तरह से सारी वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये उसी तरह से डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस के दरम्यान में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब सर्वर है। वेब सर्वर किस लिए से इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डाटा जो है वेबसाइट्स का जहाँ पे सेव हुआ होता है ना, उस चीज़ को वेब सर्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे पैची और जो है ये नेक्स्ट एग्जाम जी। तो नेक्स्ट आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास है डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है कि एक आप लोगों का जो IP एड्रेस है ना, जो आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कंप्यूटर के एड्रेस है, तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि आम इंसान भी इसे पढ़ सके और इसे समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईमेल आ जाता है। ईमेल वही है आप लोगों ने एक दूसरे को जो बातचीत करने के लिए इंटरनेट पर भेजते हैं। इसमें हमारे पास SMTP आ जाता है। देखिए हर एक चीज़ को करने का एक काम होता है, ठीक है, एक चीज़ प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप लोगों ने एक दूसरे से फाइल शेयर करनी है ना, तो उसके लिए FTP लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से जब अगर ईमेल भेजनी है तो उसके लिए SMTP लगेगा। हर एक का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, यानी हर एक को अपने अपने भेजने के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही देखें आ गया है, ये इसलिए कंप्यूटर या फिर इंटरनेट पे फाइल शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया वही है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, ताकि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास राउटर है। राउटर पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो क्या करता है, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और डाटा ट्रांसफर में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडेम आ जाता है। मॉडेम ऑलमोस्ट बिल्कुल वही है। मॉडेम आप लोग मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को बोलते हैं, जो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को जो भी कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन पे जो बात हो रही थी ना, वो कहता है कि सिग्नल्स के थ्रू वो आप लोगों की चीज़ों को कन्वर्ट करता है, देन अगले तक मैसेज पहुंचा देता है। नेक्स्ट मेरे पास फायरवॉल आ जाती है। फायरवॉल वही है कि आप लोगों ने नेटवर्क जो है प्रोटेक्ट करता है और डिवाइस को मॉनिटर करता है, देखता है कि जो भी कॉल आ रही है और जो भी ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉडबैंड आ जाता है। ब्रॉडबैंड जो होता है वो आम रूटीन में कहते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, तो जो बहुत फास्टर जो है आप लोगों को डेटा ट्रांसफर एक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस या फिर ऐसे में यानी कि इकदाम जो आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को या फिर डेटा को सेव करने के लिए मदद कर रहा हो।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग आ जाता है। नेटवर्किंग अब देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग वही जो है नेट को आगे पहले पढ़ी थी कि नेट क्या था कि ठीक है आप लोगों ने नेटवर्क पहले भी देखा था। ठीक है, नेटवर्क क्या था कि एक दूसरे का आपस में कनेक्ट होना है, इंटरनेट जैसे था। ठीक है, इंटरनेट एक एग्जाम्पल होती है नेटवर्क की, जिसमें इंटरनेट को हम लोग डिफरेंट डिवाइसेज से कनेक्ट करते हैं। अब नेटवर्किंग यानी कि नेट जो है वो काम कर कैसे रहा है। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स आ जाती हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास टेलीफोन लाइन्स जो हैं, ठीक है, उसमें आ जाते हैं हमारे पास सिग्नल। सिग्नल कौन से बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है, जिसमें हम लोग क्या है ट्रेडिशनल फ़ोन लाइन जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, उसमें एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल किए जाते थे ताकि जो है आप लोगों की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके। ये वेव फॉर्म में जाते थे और कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती थी। ठीक है, जो आप लोगों को नीचे जैसे दिखाई गए कि एयर प्रेशर से वो एक दूसरे तक पहुँचती होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PSTN। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अब ये जो PSTN है, ये देखिए आप लोग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स होती हैं जो PSTN का पार्ट है। ठीक है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो आप लोगों को इस काबिल करता है कि आप लोग एक दूसरे से ट्रेडिशनल टेलीफोन पे बात कर सके। ठीक है, पहले एनालॉग था, फिर देखें PSTN आ गया। अब PSTN के भी क्या होते हैं कि इसमें जो था सर्किट स्विच इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए एक रास्ता दिया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ अ कॉल। ठीक है, एक कॉल की ड्यूरेशन के लिए आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग इस टाइम तक बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड बैंडविड्थ आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ इसमें क्या होती है वॉइस होती है। इसमें क्या होता है कि लाइन्स हैव लिमिटेड बैंडविड्थ। ठीक है, ये बैंडविड्थ लिमिटेड सी होती हैं। इसमें जो होता है डाटा ट्रांसफर जो होता है वो पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, तो बहुत लो स्पीड पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल कनेक्शन आ जाता है। फिजिकल कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें स्टैंडर्ड लाइन फोन जो होते हैं RJ11 को कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए जो है एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल लाइन्स आ जाते हैं। अब डिजिटल लाइन्स कौन सी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL इसे बोला जाता है। डिजिटल सिग्नल वो वाले होते हैं जिसमें आप लोग डिजिटल सिग्नल्स को डाटा में ट्रांसफर करते हैं, जैसे 0-1 की फॉर्म में। अब ये 0-1 क्या है, देखिए आप लोग कि जब आप लोग कंप्यूटर पे कुछ भी प्रेस करते हैं, जैसे A प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर भी हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को 0-1 में। अब हमारी जो कॉल्स होती हैं वो किस में 0-1 की फॉर्म में, तो हमारा डाटा सारा 0-1 की फॉर्म में जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा वॉइस सिमिलरिटी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है DSL में जो है बहुत वॉइस और डाटा दोनों भी ट्रांसफर हो जाती हैं और सेम ही लाइन पे। इसमें ज़रूरी नहीं होती कि डिफरेंट लाइन्स हो। आप लोगों ने इसमें डाटा ट्रांसफर करना है या फिर अपनी आवाज़ है यानी कि कॉल पे बात करनी है, या फिर आप लोगों ने मैसेजिंग पे बात करनी है, दोनों तरह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो है बैंडविड्थ भी जो है वो हाइयर है। ठीक है, हमेशा इसका कनेक्शन ऑन होता है। ठीक है, डिजिटल मॉडेम होती है, इसमें जो मॉडेम इस्तेमाल हो रही है वो DSL मॉडेम होती है। ठीक है, जो डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र कर देती है और इसमें हाई डाटा ट्रांसफर रेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक DSL आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है फास्टर डाउनलोड स्पीड होती है, देन अपलोड स्पीड की भी फास्टर होती है डाउनलोड स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाता है। इसमें RJ45 इस्तेमाल होता है, जबकि ऊपर वाले में RJ11 इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, सिग्नल टाइप अगर हम बात करते चले तो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन जो होती हैं सिग्नल एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिजिटल लिंकेज होते हैं वो DSL सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। बैंडविड्थ फिर से वही है, आप लोग देख सकते हैं बार बार एक ही चीज़ है, 3 चीज़ों की आप लोगों को कनेक्टिविटी बताई जा रही है। ठीक है, जैसे आप लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ADSL है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने डिजिटल लाइन्स पढ़ी है, देन इसके बाद हमारे पास एनालॉग लाइन्स थी। ठीक है, तो ये इसकी भी बैंडविड्थ है। ठीक है, कि बैंडविड्थ इसकी क्या है कि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हायर होती है। ठीक है, डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें भी जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो अच्छा होता है, कनेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की भी एवोल्यूशन, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है साथ साथ इसमें भी ऐसा चेंजिंग आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेसिंग द इंटरनेट। अब इंटरनेट जो होता है असेस कैसे किया जाता है, इंटरनेट अगर है क्या कहाँ से आता है, ये एक ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हम लोगों को क्या करती है कि इंटरनेट पूरे मुल्क में प्रोवाइड करती है। दैन फिर नीचे कुछ लोग जो होते हैं उनसे जो है आगे नेक्स्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, दैन वो आगे आगे सबको पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को देख सकते हैं सिलेक्ट है ना ISP। सबसे पहले आप लोगों ने चूज़ अ रिलायबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट ऑफर सर्विस इन योर एरिया। सबसे पहले देखें कि आप लोगों के एरिया में जो है कौन सी कंपनी जो आप लोगों को ISP जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। फिर आप लोगों ने उनसे साइन अप कर लेना है इंटरनेट प्लान, और दैन आप लोगों ने अपना उस लिहाज से सब कुछ जो है क्रेडिटेंशियल क्या था, यानी कि आप लोगों के जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो वगैरह ले लेनी है। इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स अब देखें बात करते चलें तो उसमें क्या आ जाता है कि ब्रॉडबैंड आ जाती हैं, सैटेलाइट आ जाता है, वायरस। अगर आप लोगों का किस तरह, जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि इलॉन मस्क की सैटेलाइट आ गई। ठीक है, वो वाला क्या सिस्टम था, उसमें बिल्कुल ये था कि अब इंटरनेट क्या है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा। वायरलेस में जो होता है जिसमें हम लोगों ने कोई भी तार वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्टॉल मोडेम एंड राउटर। अब देखिए इसके लिए हमारे राउटर और मोडेम कौन सा वाला चाहिए। देखिए अगर सैटेलाइट है तो उसका अलग होगा, वायरलेस है तो अलग है, और अगर ब्रॉडबैंड है यानी कि वायर वाला है तो उसका अलग होगा।
ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना कि जो भी आप लोगों का कनेक्शन टाइप है उस लिहाज से आप लोगों का लगेगा। ठीक है। कनेक्ट डिवाइसेस आ जाते हैं, आप लोग ईथरनेट केबल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी अपने राउटर के साथ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में अक्सर ईथरनेट केबल लगती है ताकि आप लोगों का कंप्यूटर जो है नेट से कनेक्ट हो जाए। पावर ऑन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, पावर ऑन योर मॉडेम राउटर एंड कंप्यूटर अदर डिवाइसेस। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, चीज़ को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद अपना नेट कनेक्ट कर देते हैं। वाईफाई कनेक्शन आ जाता है, सिलेक्ट वाईफाई कनेक्शन करें कि आप लोग अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास अपना एंटर करें पासवर्ड और आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वाइड कनेक्शन है तो फिर उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक ईथरनेट केबल जो है उसे आपने अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करनी है और देन आप लोगों का जो है वाइड कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोबाइल डेटा कनेक्शन आ जाता है। मोबाइल डेटा कनेक्शन देखिए, आप लोगों को पता है कि मोबाइल डेटा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग अपना ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेब ब्राउजर आ जाते हैं। वेब ब्राउजर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गूगल जो होता है, सफारी जो होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जी याहू होता है, ये सारे क्या है हमारे पास वेब ब्राउजर आ जाते हैं। सर्च इंजन आ जाते हैं, ये सर्च इंजन आप लोग देख सकते हैं जिनके ऊपर आप लोग कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होता है कि एक सर्च इंजन है। ईमेल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ईमेल जो है आप लोगों के पास जीमेल टाइप की होती है और आउटलुक, दो तरह के होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप लोगों को पता है फेसबुक है, ट्विटर वगैरह है, आप लोग इन सब टूल्स को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं मीटिंग करने के लिए, ई कॉमर्स साइट के लिए। ठीक है, यू सिक्योर वेबसाइट की सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा मैनेजमेंट आ जाता है। डाटा मैनेजमेंट में हमेशा कहते हैं बी माइंडफुल ऑफ डाटा यूज। आप जो भी डाटा इस्तेमाल करें उसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। ठीक है, आप लोगों के पास अगर लिमिटेड डाटा प्लान है, इसके अलावा सिक्योर करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, कनेक्टिविटी हमेशा चेक करें कि आप लोगों की कौन सी वाली है और कॉन्टैक्ट करें ISP सपोर्ट को और कोई भी आप लोगों का इशू होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। अब डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन आ जाता है। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांसमिट कर सके, स्टोर किया जा सके और शेयर की जा सके मेडिकल इन्फॉर्मेशन और इमेजेस। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या आ जाते हैं कि हम लोग इसमें देखते हैं मेडिकल इमेजिंग देखते हैं। ठीक है, साथ इसके साथ हम लोग अलाउ करते हैं कि डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए एक दूसरे से डाटा शेयर किया जा सके। अब स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हर तरह की होता है, इमेजेस भी होता है, स्ट्रक्चर मेटा डाटा भी होते हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में, स्टडी के बारे में। ठीक है, मल्टी मोडालिटी सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सपोर्ट है यानी कि ये एक्सरे वगैरह अगर भेजने, CT स्कैन है, MRI है, इस तरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन में बिल्कुल फिर से वही है कि अगर हम लोगों ने सारी चीज़ें एक्सचेंज एक दूसरे के साथ करनी है तो हम लोग उसे किसके थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसे डीकॉम के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरऑपरेटिबिलिटी। इंटरऑपरेटिबिलिटी में वही आ जाता है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट जो मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाता है। कंसिस्टेंसी यही है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अगर हैंडलिंग मेडिकल टास्क करनी है तो वो आप लोग बहुत स्मूथली करते जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PACS। ठीक है, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये क्या है, एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम है जो हम लोग इस्तेमाल किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, किस चीज़ के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, यानी कि इसमें डाटा स्टोर होगा, इसमें से डाटा निकाला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा हेल्थ केयर में। ठीक है, अब इसकी भी आप लोग आगे फीचर्स पढ़ सकते हैं कि किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल फिल्म बेस्ड जो थी स्टोरेज को उसको ख़त्म करते हुए बल्कि ये एडवांस है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है वेब बेस्ड ऐसे, यानी कि इसे आप लोग वेब बेस है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिसके पास भी इसकी लॉगिन डिटेल्स होंगी वो सब लोग इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है इंटीग्रेशन आ जाता है, फिर से वही है कि ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है, जो स्टोरेज होती है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। वर्क फ्लो मैनेजमेंट होता है, यानी कि इसमें जो भी है फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को और बाकी दूसरी टीम्स को कि वो बहुत आराम से डाटा इसमें से देख सकें। नेक्स्ट मेरे पास इसके कंपोनेंट आ जाते हैं, तो आप लोग कंपोनेंट इसके देख सकते हैं। इमेज एक्विजिशन सिस्टम आ जाता है, आर्चिव सर्वर आ जाता है, वर्क स्टेशन आ जाता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते चले तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एनालिसिस अच्छा हो जाता है। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, पेशेंट की रिपोर्ट अच्छी असेस हो जाती है। ठीक है, हम लोग जल्दी से रसाई हासिल हो जाती है इस तक। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रीमलाइन टीम कोलैबोरेशन हो जाती है। ठीक है, कि हर टीम जो है मेंबर उसको देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट। जी, तो जैसे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है इमेज फॉर्मेट आ जाता है। इमेज आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट तरह के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, JPEG में, PNG में, GIF में, TIFF में, इस सारे जो है कॉमन जो है फाइल के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी देखे हो या फिर आप लोग इसे नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज एडिटिंग। अब ये इमेज एडिटिंग किसके है, कौन कौन सी है और किस किस में की जाती है। सॉफ्टवेयर टूल है, आम रूटीन में जो फोटोशॉप इस्तेमाल किया जाता है, गिम्प इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरे कैनवा या फिर इस तरह से ये अभी बेसिक एडिटिंग क्या जाती है, जैसे आप लोग देखें क्रॉप, रीसाइज, रोटेट या फिर इस तरह से ब्राइटनेस वगैरह आ जाती है। एडवांस में यह सारा कुछ आ जाता है।
इमेज स्टोरेज में क्या आ जाता है कि आप लोगों ने इमेज को स्टोर करना है ऑर्गेनाइज फाइल एंड क्लाउड स्टोरेज। ऑर्गेनाइज फाइल्स में क्या आ जाता है कि आप लोगों ने एक फोल्डर बना कर रखा और उसमें इमेजेस को रख रहे हैं। देन क्लाउड में ये आ जाता है कि जिसमें आप लोगों ने बैकअप और एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है, ठीक है। इमेज कंप्रेशन आ जाता है, अगर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, ये तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी है वो हमको बहुत ज़्यादा इजीली हमें पता ही है कि हमें कैसे नहीं पता होगा इमेज कंप्रेशन का, ठीक है, क्योंकि पीपीएससी हमेशा ही हमसे 25 KB 35 KB के लिए हमेशा ही रहते रखता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें हमारी एम बी अक्सर हमारी पिक्चर जो थी 1-2 MB की होती है और वो कहा जाता है जी के काम करें, BA करें, वो करें, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज का फॉर्मेट फॉर वेब आ जाता है। अगर आप लोग वेब के लिए इस्तेमाल करें तो JPEG इस्तेमाल होगा या PNG इस्तेमाल होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लोडिंग में इस्तेमाल अच्छे से इस्तेमाल हो जाती हैं। देखा आप लोगों ने कभी के वेबसाइट ओपन किया, वहाँ पे इमेजेस आती हैं तो कई दफ़ा वो नहीं ओपन होती, तो अगर आप लोग उसे JPEG और PNG में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत आराम से लोड हो जाती हैं। नेक्स्ट में प्रिंटिंग इमेजेस आ जाता है कि हम लोगों ने इसमें कहते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो होती है प्रिंट करनी होती है, कलर प्रोफाइल देखनी होती है, ठीक है, कि इसमें जो है प्रिंटिंग के बाद रिजल्ट अच्छा है। मैच डेटा क्या जाता है, जो इन्फॉर्मेशन का भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सारे क्या आ जाते हैं, मैच डेटा आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज शेयरिंग है। इमेज शेयरिंग देखिए आप लोग किस तरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर कोई भी आप लोग इस्तेमाल करते हुए गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारा कुछ करके काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज कॉपीराइट आ जाता है कि आप लोगों ने इमेज कॉपीराइट का देखा होगा अक्सर इशू कि इमेज का कॉपीराइट का ये होता है कि आप लोगों की अगर इमेज है तो वो सिर्फ आपकी, अगर आप किसी और की इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपको कॉपीराइट का मसला आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज एक्सेसिबिलिटी का आ जाता है, जिसमें हम लोग क्या होता है कि ऑल टेक्स्ट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि कभी कभी वेबसाइट पे जो है इमेज नहीं नज़र आती, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई दरख्त की पिक्चर है तो वहाँ पे आ जाता है अ लिटिल ट्री, ठीक है, छोटी सी इमेज होती है, साथ थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल टेक्स्ट बोलते हैं, ELT टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसमें हम लोग कहते हैं गुड कलर कंट्रास्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज है। इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज में देखिए हमारे पास पाइथन में जो आ जाती हैं ये सारी आ जाती हैं, OpenCV है, ठीक है, बाकी पिल है, पिलो जावा स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और बाकी सब कुछ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज एनालिसिस, अगर आपने करना है और उसकी रिकॉग्निशन यानी पहचान करनी है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर है जो है रिकॉग्निशन मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमेज बैकअप है, अगर इमेज कभी डिलीट हो जाए तो उसे बैकअप किस तरह से किया जा सकता है। रेगुलर अगर कहते हैं कि आप लोग इमेज लाइब्रेरी से अगर आप लोग डेटा लॉस करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग रेगुलर बैकअप करके भी हो सकता है और एक्सटर्नल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए भी बैकअप किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब आप लोगों को सब ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आ जाते हैं, अडोबे इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, ठीक है, और जो भी आप लोगों को पता है कि डिफरेंट तरह से प्रेसिजन में, ड्राइंग टूल्स में, टाइपोग्राफी में इस्तेमाल होता है। कोरल ड्रॉ भी आप लोगों को पता है पेज लेआउट, फोटो एडिटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोटोशॉप आ जाता है जिसमें हम लोग फ़ोटोज़ की जो है फ़ोटोज़ वगैरह को फ़िल्टर वगैरह करने के लिए, ठीक है, एडिट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिम्प आ जाता है। गिम्प आप लोगों को पता है जिसमें हम लोग क्या है इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, ठीक है, GNU। इसमें हम लोग ये ओपन सोर्स है, ठीक है, यानी कि बहुत आराम से शेयर हो जाता है और ये फ़ोटोशॉप से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इसमें इफिनिटी फोटोज़ हैं, ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग प्रोफेशनल किस्म की जो है एडिटिंग कर सकते हैं एडवांस फीचर्स के साथ में, ठीक है। 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो इसमें 3D कंटेंट जो आप लोग बना सकते हैं जैसे कि मॉडलिंग, स्कल्पशन, ठीक है, एनिमेशन वगैरह। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोडेस्क माया, ठीक है, ये भी किसी तरह से सॉफ्टवेयर है। सिनेमा 4D भी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट तरह से 3D मॉडल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं एडोब का जो है, ठीक है, सारे इसमें फीचर्स आ जाते हैं। कैनवा आ जाता है, स्केच आ जाता है। अगर हम लोग फोटो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ये आ जाता है कि एडोब लाइटरूम इस्तेमाल करें, गूगल फोटोज़ इस्तेमाल करें, तो ये डिफरेंट तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया आ जाता है। मल्टीमीडिया में देखें जिसमें आप लोग टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, फिर इस तरह का कोई भी कंटेंट है उसे इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए आप लोग कौन सा वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें उसे मल्टीमीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जाता है कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए आप लोग मल्टीमीडिया में टेक्स्ट आ सकता है, यानी कि कुछ भी जो आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ जाता है। ग्राफिक्स आ सकती हैं, ऑडियोस, वीडियो, एनिमेशन आ सकता है, इंटरेक्टिव एलिमेंट, ये सारे क्या आते हैं, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया में आ जाते हैं। अब मल्टीमीडिया यानी कि अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग इंटरटेनमेंट की बात करते चलें तो देखिए आप लोग इसमें मूवीज़, वीडियो गेम्स, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग आ जाता है, एजुकेशन में आ जाता है, लेक्चर्स वगैरह जैसे आप लोग ये देख रहे हैं। देन बिजनेस है, मार्केटिंग और वेब डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन में, आर्ट और डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। देन कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी वही है कि ये एक फ़्लो के साथ आपका सिस्टम चलता रहे। बैलेंस जो है आप लोगों का वही है कि हर चीज़ एक इक्वल तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से चलती रहे। कंट्रास्ट वही है कि हाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है
और विजुअल इंटरफेस इस्तेमाल करने के लिए देन यूनिटी आ जाता है कि हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से और एक सिमिलर वे में चलती रहे। इंटरेक्टिविटी आ जाता है, अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से आ जाता है कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है, यूज़र एक्टिव और इनकरेज एंड पार्टिसिपेशन करनी है कि यूज़र कोशिश करें कि यूज़र उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्टोरी टेलिंग आ जाता है, ठीक है, फाइल साइज एंड लोडिंग टाइम। अब देखिए आप लोगों को पता है कि लार्ज अगर मल्टीमीडिया फाइल है तो वो क्या होगा, स्लो डाउन कर सकते हैं स्लोडिंग टाइम को, तो इसलिए क्या है, फाइल का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। असेसिबिलिटी वही है कि आप लोग असेसो से कैसे, अगर तो उसका साइज़ छोटा है तो असेसिबिलिटी भी जल्दी होगी, अदरवाइज जिस तरह से उसका साइज़ बड़ा है तो असेसिबिलिटी भी लेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया कंटेंट, ठीक है, मीडिया कंटेंट वही है, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, ये सारी हैं, किस तरह से क्रिएट करनी है और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्रिएटिंग आ जाता है, क्रिएटिंग मीडिया कंटेंट। 4 कंटेंट टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास आ जाता है प्रोमोट एजुकेशन इंस्पायर और एंटरटेन आ जाता है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लिखा हुआ है, डोंट जस्ट पोस्ट स्टफ फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। सिर्फ इसके लिए पोस्ट मत करें, ठीक है, आप लोग कहते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन ना करें जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, बल्कि आप लोग इसके अलावा दूसरी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो भी जरूर शेयर किया करें। नहीं हमारे पास आ जाता है, अगर देखिए आप लोग कोई भी काम करने का, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यूट्यूब चैनल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले अपने लोगों ने अपना गोल रखना है कि आप लोग कंटेंट अगर कर लेके क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग किसी चीज़ को एजुकेशन से हैं, आप लोग इंटरटेनमेंट है, इन्फॉर्मिंग है, किस चीज़ में प्रमोटिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी की प्रोडक्ट की, किसी की एजेंसी की। सबसे पहले अपनी ऑडियंस देखें, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, वो देखना क्या चाहते हैं, किस मुल्क की है। अब आप देखिए अमेरिका की ऑडियंस को बैठ के अगर तो आप इंग्लिश सिखाने बैठ जाएंगे तो देखिए आप एक बिल्कुल ही यूज़लेस सा काम करने, ठीक है, सबसे पहले ऑडियंस देखिए, जैसे आपकी पाकिस्तानी ऑडियंस है तो देन अगर आप उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं तो चलो कोई बात समझ में भी आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेंट प्लानिंग। आप लोग कंटेंट प्लानिंग देखते हैं जी, क्या क्या आप लोगों ने अगर कर क्या, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हमें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया है कि कंटेंट प्लानिंग आजकल किस तरह से चल रही है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें वीडियो आर्टिकल पॉडकास्ट ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट क्रिएशन है, हमेशा कोशिश करें कि हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिंग आ जाता है कि उसकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, एसईओ करें, ठीक है, अपने कंटेंट के, ताकि वो अच्छे से रैंक कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब हम लोगों ने इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, शेयर करना, चूज़ प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जिस पे आप लोगों ने काम करना है। सोशल मीडिया में फिर देख लें कि आप लोग जो उनसे भी वेबसाइट पे काम करना चाह रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, जैसे आप लोगों को कपड़े वाले ब्रांड्स वाले, जूते वाले ब्रांड्स वाले अक्सर आप लोगों को ईमेल्स भेजते होंगे, ये ईमेल मार्केटिंग होता है। वेबसाइट या ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे जो ब्लॉग शेयर किए जा रहे हैं, तो किसी भी मसले का अलग से शेयर किया जा रहा होता है। पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें आप लोग शेयर करते हैं अपना कंटेंट, ठीक है, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट, ये सारे ऑप्शन है। वीडियो होस्टिंग आ जाता है, जैसे आप लोगों के पास आप लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब है और विमो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइन डिक्शन आ जाता है, ठीक है, आप लोग जिसमें अपना कंटेंट साइन डिक्शन के थ्रू, ठीक है, रेलिवेंट एक वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन, यानी कि आप लोग इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए अपनी ऑडियंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइज और इटरेट, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को देख सकें कि वो कैसी जा रही कैसी नहीं जा रही। इंगेजमेंट आ जाती है कि वो कितने के लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, क्या लोग फीडबैक दे रहे हैं, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, क्या आ रहा है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते चले, लीगल कंसिडरेशन है कि अगर लोग कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ सर्विसेज आ जाता है, प्राइवेसी आ जाता है कि आप किसी की प्राइवेसी वगैरह को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ तो नहीं कुछ बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम वही है कि जिसमें आप लोगों ने इंटरनेट के कंपोनेंट होते हैं जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि डिसीजन मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन वगैरह में काम करने में मदद दो। अगर अब हम बात करते चलें कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले लोग आ जाते हैं, पीपल हु यूज़ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यू इंक्लूडिंग एंड यूज़र, IT स्पेशलिस्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले कौन आ जाते हैं, सबसे पहले लोग आ जाते हैं जो सबसे, तो जैसे कि हम लोग डाटा के बारे में पढ़ते, डाटा आप लोगों ने दे लिया कि किसी भी चीज़ को हम लोग, सबसे पहला ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक थे कि कोई भी रॉ जो इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ को, रॉ किसी भी चीज़ के मटीरियल को हम लोग उसे डाटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पर प्रोसेस करते हुए उसे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बना देते हैं। अब प्रोसेस की बात करते चलें तो प्रोसेस कौन से होते हैं, देखिए, प्रोसीजर होता है, एल्गोरिदम होता है, रूटीन्स होती हैं जो किसी भी डाटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर आ जाते हैं, फिजिकल डिवाइसेज होती हैं जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट।
सॉफ्टवेयर वही है जो आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म करने के लिए। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स की बात करते चलें तो देखें सबसे पहले जाए तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है जिसमें आप लोग सेल परचेज वगैरह पेमेंट्स वगैरह का रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है जिसमें आप लोग रिपोर्ट या समरीज वगैरह रखते हैं ताकि मिडिल मैनेजमेंट को मदद हो सके डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है जो आप लोगों को हेल्प करता है टूल्स और डिफरेंट तरह की डाटा लेके आप लोगों को बताता है कि ये वाला डिसीजन ले लो, ये वाला ना लो। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव क्या होता है जिसमें आप लोगों ने टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आप लोगों को एक समरी इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रेटजीज लें कौन सी ना लें। इंटरप्राइज वाली आ जाता है ERP आ जाता है, ठीक है। ERP क्या है जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह के बिजनेस फंक्शंस को प्रोसेस को एक यूनिफाइड सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। KMS आ जाता है नॉलेज सिस्टम है जिसमें आप लोग ठीक है कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं और अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट में पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल। अभी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसकी लाइफ साइकिल के ये किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। देखिए हमने कोई भी काम करना है सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग आती है। प्लानिंग अगर आप लोगों ने कर लिया नेक्स्ट आप लोग इसे एनालाइज लास्ट में करिए। काम शुरू करें ये नहीं कि प्लानिंग कर ली चलो भाई नेक्स्ट माल उठाओ और काम शुरू कर दो, नहीं। सबसे पहले उस चीज़ का एनालाइज भी करें, हम देखें कि काम चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने सारी एनालिसिस करना है, ठीक है। उसका डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। डिज़ाइन में आप लोगों ने देखना है कि अच्छा ठीक है सबसे पहले मुझे ये वाला काम करना है, देन ये वाला काम करना है, देन ये वाला काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंप्लीमेंटेशन। फिर अब आप लोगों ने सब कुछ जब कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले प्लानिंग की, फिर एनालिसिस किया कि ठीक है ये काम ठीक रहेगा कि नहीं, ये वाला डिसीजन लेना ठीक रहेगा कि नहीं। फिर आप लोगों ने बिल्कुल उस तरह से फुटप्रिंट जो है ब्लू बनाया कि आप लोगों ने इस तरह से सिस्टम को लेके चलना है। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि भैया अब आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, इस तरह से काम करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास मेंटेनेंस आ जाती है, ठीक है। क्या मेंटेनेंस में वही है कि अगर आप लोगों को कोई अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी आ जाता है। अब इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी की बात करते चले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है मैनेजमेंट की सपोर्ट, ठीक है, राइट पॉलिसीज आ जाता है, इंप्लीमेंट पॉलिसीज आ जाता है और मॉनिटर पॉलिसीज आ जाता है। अथेंटिकेशन सबसे पहले देख लेंगे इस सिस्टम को कौन एक बंदे को उसकी वेरिफिकेशन दे दें कि भाई बस यही इस्तेमाल कर सकता है और वही इसके अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऑथराइजेशन हमारे पास ऑथराइजेशन आ जाता है, ठीक है। ऑथराइजेशन ये है कि आप लोगों ने किसको जो है परमिशन दी है कि वो उस चीज़ को असेस कर सके और किस चीज़ को नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इंक्रिप्शन आ जाता है। इंक्रिप्शन होता है कि आप लोगों ने डाटा को इस तरह की फॉर्म में लिख दिया कि आप लोगों ने एक सिक्योर कोड की फॉर्म में सिर्फ उसे जो है जो ऑथराइज पर्सन है वही समझ सकता है। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते थे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आप लोगों को मिलीशियस सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ मिलीशियस यूजर से भी आप लोगों को बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं कि अनऑथराइज पर्सन जो है कोई साइबर अटैक या फिर कोई भी इसका डाटा जो है चोरी ना कर सके। डाटा क्वालिटी आ जाता है जिसमें डाटा का एक्यूरेट होता है, ठीक है, इंश्योरिंग एक्यूरेट, ठीक है, रिलायबल और टाइमली डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटीग्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन वही है कि डाटा की बिल्कुल करेक्शन पे बात आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यूजर रेजिस्टेंस आ जाता है कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओवरकमिंग यानी कि जो रेजिस्टेंस है इसकी न्यू टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है उसकी तो जो इसकी रेजिस्टेंस है और सिस्टम है फ्रॉम यूजर्स की तरफ से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल, ठीक है। कहते हैं इन तमाम जितने भी हमने फंडामेंटल एस्पेक्ट पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है ताकि डिज़ाइनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मेंटेनिंग जो टेक्नोलॉजी के लिए और साथ ही साथ सोल्यूशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में सोल्यूशन लाने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब बिल्ड एन इन्फॉर्मेशन, अब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आखिर सब बनना कैसे। देखिए आप लोगों ने पहले सारे फेसेस पढ़ लिए हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं को अब क्या है ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग को भी आप लोगों को बताइए कि प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करें, उसका स्कोप, ठीक है, प्रोजेक्ट का स्कोप बताएं, ठीक है, फिर उसका गोल बताएं और फिर उसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आखिरकार आइडेंटिफाई करें उसकी एक्टिविटीज़ को, देखें कि क्या क्या काम कर सकता है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, फिजिबिलिटी कैसी है, टेक्निकल ऑपरेशनल, ठीक है, सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है एनालिसिस फेज। अब एनालिसिस आप लोगों ने करना है। एनालिसिस में आप लोगों ने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। फिर आप लोगों ने एक अच्छा सा एनालिसिस उस पर करना है, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं, सर्वे करने हैं, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मॉडल्स को फिर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके देना है, सारा ये सिस्टम करने के बाद एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डिज़ाइन फेज। अब डिज़ाइन में देखिए आप लोगों ने एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, आप लोगों ने एक नक्शा बना लेना है कि भाई अब हमने इस तरीके से अपने सिस्टम को लेके चलना है, ठीक है। इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर होगा, इस तरह से हमारा सिस्टम होगा, वो ये काम कर सकता है और क्या क्या वो काम ये नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, सारा कुछ हमने देख लेना है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या जाता है इंप्लीमेंटेशन फेज। इंप्लीमेंटेशन फेज वही है कि अब जी भाई आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचा था तो अब आप लोगों ने उसे डेवलप करने के बारे में सबसे पहले उसका कोड है, ठीक है, आप लोगों ने लिखना है, सबसे पहले उसे बनाना है,
फिर आपने उसे टेस्ट करना है कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर चल रहा है तो भी आप लोगों ने देख लेना, अगर नहीं भी चल रहा तो भी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बाकी इसकी देख लेना कि कोई इसमें फॉल्ट ना हो। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो भी नेक्स्ट लोग आ रहे हैं IT स्टाफ को इसके लिए मैं तैयार कर लेना है, ठीक है, ट्रेन कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास टेस्टिंग फेस आ जाता है। अब देखिए चलें जी, अब आप लोगों ने तो बना लिया, अब टेस्टिंग फेस में वही आ जाता है कि अब जब आप इसे अपना टास्क देंगे देखना है कि इसकी फंक्शनैलिटी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट फेस आ जाता है। डेवलपमेंट फेस वही वाला है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट फेस सॉरी, डिप्लॉयमेंट फेस ये है कि अगर तो वो बन चुका हुआ है तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसे यूज़र्स उसे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसे इंस्टॉल करना है ताकि क्लाइंट की मशीन में कि वो अब इसे इस्तेमाल कर सकता है और अपना काम लेके चल सकता है, जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल उस तरह से आप इसकी मिसाल को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेस, ठीक है। अब अगर तो फॉर एग्जांपल यूज़र जब लेके आया, ठीक है, उसने इस्तेमाल करके देखा, उससे लगा भाई इसमें कोई बग है, कोई मिस्टेक्स हैं, तो फिर उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट सिस्टम देख लेना है। एवोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, आप देखें एवोल्यूशन ये होता है कि उसमें बार बार चेंजेस, ठीक है। एवोल्यूशन कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी साथ ही साथ इसमें भी चेंजिंग आती रहेंगी, ठीक है। और ऑप्टिमाइज ये करते रहेंगे, यानी ठीक इसको करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग की बात करते चलें, अब कंप्यूटर क्रिएटिंग प्रोग्राम, अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले उसमें आ जाता है डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, ठीक है, ताकि कोई भी वो काम परफॉर्म कर सके। सबसे पहले आ जाता है कि आप लोगों के पास भाई आप लोग चले आपको बनाने लगे, कोई कोड करने लगे, अगर क्या क्यों नहीं है भाई, अगर का ऐसा क्या मसला आ गया, सबसे पहले आप लोगों के पास मसला होना चाहिए कि आप लोग कर किस लिए रहे हैं, आप लोगों को क्या चाहिए। जैसे व्हाट्सएप किस लिए आई, किस लिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर सके। सबसे पहले हमारे पास ये इशू था, फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया इनपुट, ठीक है, कि हम लोगों ने उसे कौन कौन सी इनपुट देनी थी, प्रोसेसिंग उस पर क्या प्रोसेस करना था, और आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, कि हमने उसे क्या किया, इनपुट दे के आउटपुट उसे लेना था। नेक्स्ट हमने क्या डिज़ाइन सोल्यूशन डिज़ाइन किया कि भाई जी बड़ा सा ये काम है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखे जो व्हाट्सएप है उसका अगर आप फेस देखते चलें तो डिफरेंट तरह से, ठीक है, एक में कैमरे का ऑप्शन है, एक में मैसेजेस का, एक में वीडियो कॉल है, ठीक है, कॉल है, इस तरह से हर एक का लहदा रहता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हाट्सएप ज़रूरी नहीं है कि देखिए किस तरह से बनती हैं, डिफरेंट वे से बनती हैं, तो ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। तो जैसे हम लोगों ने पीछे HTML के बारे में पढ़ा था, वो वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल होती थी। इस तरह से C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले कोड लिखते हैं, फिर आप लोग उस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, अगर तो वो आ गई है तो आप लोगों ने इस चीज़ को, हम प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं, उनके उसमें से मिस्टेक्स निकालना और उनको फिक्स करना। फिर टेस्टिंग आ जाता है कि अब आप लोगों ने जब बना लिया सब कुछ तो उसे टेस्ट करना कि भाई ये आउटपुट हमने जो आउटपुट इससे मांगी थी वो दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है कि अब आप लोगों ने वो जो कोड लिख लिया, अब आप लोगों ने उसमें कमेंट्स भी लिखने हैं। अब देखिए नॉर्मल ये IT का बंदा तो चलो समझ गया भाई ये कोड है, अब नॉर्मल बंदा है उसे कैसे समझ लगे कि क्या ये करना है क्या नहीं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कमेंट्स लिख देते हैं, लाइन्स को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो ये वाली लाइन को ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो इस चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। वो आगे आ जाता है वर्जन कंट्रोल आ जाता है। वर्जन कंट्रोल वही होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मैनेज करते हैं चेंजेस को, कोलैबोरेशन विद अदर। जैसे हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग देखते हैं, रिव्यू करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी कंसिडरेशन वही आ जाता है कि भाई अब आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो कोई भी उसे चोरी ना कर सके, उसे कोई भी डाटा निकाल ना सके। इंटीग्रेशन वही है कि डाटा जैसे जैसे चाहिए साथ साथ वो आता जाए, साथ साथ ही उस पर प्रोसेस होता जाए। डिप्लॉयमेंट वही है कि आप लोगों ने अब जो बना लिया है तो उसे आप लोगों ने जिस बंदे ने बनवाया था उसके जाके सिस्टम में इंस्टॉल करना। नेक्स्ट मेरे पास मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस आ जाता है कि अब आप लोगों ने इस मॉनिटर और मेंटेनेंस का काम देखते रहना है। नेक्स्ट मेरे पास यूज़र ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आ जाता है कि आप लोगों ने यूज़र को अब जो भी इसे इस्तेमाल करेगा उसको आप लोगों ने ट्रेन कर देना, सपोर्ट, ठीक है, आप लोगों ने उसे देनी है कि भाई जी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आपने ऐसे करना है, इसमें कोई इशू हो रहा है तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो साथ साथ कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट भी होती रहे। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, यानी कि अगर कभी भी सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उनका जो डाटा था वो लॉस ना हो बल्कि वो बैकअप हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, SDLC आ जाता है। अब ये जो SDLC है बड़ा क्रूशियल सा रोल है, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस में और इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। इसमें आप लोग डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते होते हैं। सबसे पहले इसमें भी एज इट इज़ प्लानिंग फेस आ जाता है, ठीक है, एनालिसिस फेस आ जाता है, डिज़ाइन फेस आ जाता है। डिज़ाइन फेस में वही आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेस, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेस आ जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जावा होती है, ठीक है, जावा होती है, साथ पाइथन होती है। अब
इसके अलावा जावास्क्रिप्ट होता है, सी प्लस प्लस होता है, सी शार्प होता है, रूबी होता है, स्विफ्ट, ये सारी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते चलें, आप लोगों ने बस इन लैंग्वेजेस को दे लें, बाकी आप लोगों को कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिडरेशन इन लैंग्वेज सेक्शन अक्रॉस SDLC, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि लैंग्वेज सिलेक्शन अक्रॉस SDLC में आप लोग कौन सी वाली लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देखेंगे, आप लोगों ने क्या बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेब पेज बनाना है तो आपको पता है कि आप लोगों ने इसमें जावा इस्तेमाल कर सकते हैं, सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत हैवी किस्म का काम करें तो पाइथन भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। फिर आप लोगों ने डेवलपर स्किल सेट देख लेना है कि भाई से जो बनाने वाला है अगर उसको कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट आप लोग कौन सा वाला प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करें, ठीक है। कि आप लोगों ने उसे वेब पे अपलोड करना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के लिए बना रहे हैं, किस तरह से। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस को किस तरह से, स्केलेबिलिटी की वो किस तरह से चल रही है, किस तरह की वो जो है रिजल्ट दे रही है। कम्युनिटी सपोर्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया है एर्गोनॉमिक हेल्थी एंड प्राइवेसी इशू, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एर्गोनॉमिक हेल्थी एंड प्राइवेसी इशू आ जाते हैं। अब एर्गोनॉमिक क्या है, ये एक अप्लाइड साइंसेस की फील्ड है जो आप लोग डिज़ाइनिंग और अरेंजिंग थिंग्स दैट पीपल यूज सो दैट यू कैन इंटरेक्ट मोर एफिशिएंटली एंड सेफली, ठीक है। ये क्या है, एर्गोनॉमिक एक ऐसी साइंटिफिक एक साइंस है जो अप्लाई की जाती है डिज़ाइनिंग में और लोगों को अरेंज किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से सेफली इंटरेक्ट कर सकें। अब एर्गोनॉमिक का मेनली फोकस किस चीज़ पे होता है कि वर्क स्पेस पे होता है। जो वर्क स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है बातचीत की जा सके, ठीक है। और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज वगैरह इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखें कि वर्क स्पेस में क्या है, हम लोग अक्सर चेयर्स वगैरह पे बैठे होते हैं तो इसमें एर्गोनॉमिक फैक्टर वो वाले आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने देखना है कि हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का इन चीज़ों का ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी यूजेज का देखना है, ठीक है। पोस्टर एंड मूवमेंट देखना है। या देखिए कि आपका लैपटॉप बहुत ऊपर पड़ा हुआ है तो अब आप लोगों की चेयर्स अगर आप लोगों का ऑफिस स्टाफ बिल्कुल छोटी छोटी जैसा देखें, ये तो मसले हैं ना। तो फिर इस तरह से इन चीज़ों का जो हल होता है वो सारा एर्गोनॉमिक के नीचे आ जाता है, ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज आ जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक आ जाते हैं, मीटिंग आ जाती है, ठीक है। हेल्थ डेटा कलेक्शन आ जाता है, या आप लोगों की कोई भी कंपनी में कोई ऐसा बंदा ना हो जिसे कोई ऐसी इश्यू हो जो हो सके, कोई ऐसी डिसीज़ हो। वेरिएबल एंड हेल्थ ऐप्स आ जाते हैं, ठीक है। और साथ आगे टेली हेल्थ एंड रिमोट डेटा सिक्योरिटी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लेना है। नेक्स्ट कंप्यूटर क्राइम एंड थेफ्ट आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर क्राइम तो और थेफ्ट में अगर हम बात करते चलें, अब कंप्यूटर में क्राइम और थेफ्ट कौन से आ सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अब किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, ठीक है। किसी बंदे का कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, सब या फिर डाटा ब्रीचेस हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि आपकी पहचान को लेकर कोई दूसरा बंदा आपके नाम पर कोई फ्रॉड करे, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड में वही आ जाता है कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड डिटेल चोरी हो जाना, पैसे एक दूसरे का ट्रांसफर इलीगली हो जाना, ठीक है। डाटा ब्रीचेस ही होता है कि आप लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाना। नेक्स्ट आ जाता है रैनसोमवेयर अटैक आ जाता है। रैनसोमवेयर अटैक वही वाला होता है कि मलीशियस यूजर्स जो हैं, ठीक है, उनको ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोगों से इंस्टॉल हो जो आप लोगों का सारा डिमांडिंग जो आप लोगों से आपका डाटा सारा चोरी कर ले, फिर वो आप लोगों से पेमेंट डिमांड करे कि भाई हम इस नंबर पे पेमेंट करवाएं, अदरवाइज आप लोगों का डाटा जो है वो सारा डार्क वेब पे अपलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, जैसे अगर आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुक बनाई है तो आप लोगों की क्या है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप लोगों ने कोई म्यूजिकल क्रिएशन की है तो अब उसे किसी ने चोरी कर ली है तो इस चीज़ को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में सबसे पहले हमारे पास एक जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, फिर हम लोगों ने अपने डाटा को ऐसी फॉर्म में रखना है जो कोई दूसरा बंदा ना समझ सके, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इंक्रिप्शन बोलते हैं। मल्टीफैक्टर अथेंटिकेशन, ठीक है। मल्टीफैक्टर अथेंटिकेशन क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अपने जो सिस्टम है आप लोगों ने इस पर ऐसे ऐसे अथेंटिकेशन लगाई है कि आप लोगों ने एक दफ़ा कंप्यूटर से ऑन होना है, फिर वो मोबाइल से भी ऑन होगा, फिर आपको ईमेल भी आएगी, इस तरह से अगर मल्टीफैक्टर्स लगाए हुए हैं। और रेगुलर सॉफ्टवेयर साथ साथ अपडेट करते रहें, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते रहें और असेस कंट्रोल देखते रहें कि ये किसके पास है इसकी असेस और किसी के पास नहीं है। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। और अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर आप लोगों ने उसका प्लान भी साथ साथ करते जाएँ। नेक्स्ट आपके लोगों के पास जो बुक है वो है पेशेंट सेफ्टी है, ठीक है। इस बुक को अब आप लोगों ने पेशेंट सेफ्टी नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है। मेरी बुक जो थी वो यहाँ तक थी तो मैंने आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।